हेलो एवरीबॉडी, भारत माता की जय, जय हिंद एवरीवन। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरी वन ऑफ यू? हेलो 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 बेटा, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? आवाज आ रही मेरी आप लोगों को? दिखाई दे रहा हूं मैं आप लोगों को? सुनाई दे रहा हूं? बताइए आप सभी लोग। हेलो एवरीवन। एकदम ऑडिबल एंड विजिबल हूं? हम्म। प्रॉपरली ऑडिबल, प्रॉपरली विजिबल आप सभी लोगों को? ओके। तो हमारे इस जियोग्राफी के सेकंड लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है बेटा। लास्ट जो क्लास थी उस क्लास के अंदर मैंने आप सभी को, जितने भी स्टूडेंट्स थे, सभी को मैंने बताया था यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, बिग बैंग थ्योरी बताई थी, पल्सेटिंग थ्योरी बताई थी। क्या आप सभी लोगों ने उसको कंप्लीट की? बिग बैंग थ्योरी को, पल्सेटिंग थ्योरी को? हैव एवरी वन ऑफ यू कंप्लीटेड दैट वन? एक मिनट ना, आपके कॉमेंट्स नहीं आ रहे, मैं सर को बोल देता हूं। साहिल एक बार रिफ्रेश करना। हाँ मतलब कमेंट नहीं आ रहे यार, वो लोग परेशान हो रहे होंगे। अ, हाँ हाँ हाँ। ओके 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 ओके। ठीक है ठीक है ठीक है। एक मिनट। हम्म। तो मैंने ये चीजें आप लोगों को क्लास के अंदर बता दिया था, आपकी थ्योरी भी, आपके चैट्स भी मुझे विजिबल है। ओके ओके, मैं आपको वो थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, है ना? पल्सेटिंग थ्योरी का बोल रहे हो ना? मैं फिर से बता देता हूं, कोई बात नहीं। आपको भी बेटा नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना सभी लोगों को। और मेरी तरफ से दुर्गा माता से दुआ है कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाए, मतलब जितना आप मेहनत कर रहे हो उस मेहनत के अकॉर्डिंग आपको रिटर्न मिले, ये मेरी भी भगवान से दुआ है। हमेशा खुश रहो ऐसे। ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा टुडे। रिकैप जरा सा बता दूं मैं आपको कि लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था जियोग्राफी का। दूसरा मैंने आप लोग को क्या बताया था इंट्रोडक्शन के बाद? यूनिवर्स। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे दैट इज सोलार सिस्टम। ओके। तो पल्सेटिंग थ्योरी में कोई इशू बता रहा था, तो मैं आपको फिर से बता देता हूं। देखो, पल्सेटिंग थ्योरी ऐसा बताता बेटा कि हमारा जो यूनिवर्स है ना, ये पल्स कर रहा है। अब पल्स आप सभी लोगों ने जानते हैं पल्स क्या होती? पल्स कैसे बीप करती? हार्ट जैसे अंदर बाहर ऐसे चलता है ना? तो ऐसा ऐसा ही चीजें ऊपर नीचे होती है। तो ऐसा बोला गया कि जैसा बिग बैंग थ्योरी के अंदर आपने बोला था कि आज से 13.7 मिलियन साल पहले हमारी धरती फूट गई, हमारा जो धरती था सब कुछ था एक टाइनी बॉल से इवोल्व हुआ, उसका वहां पर विस्फोट हो गया था, फिर 3 मिनट के बाद एटम बना, फिर धीरे धीरे करके चीजों का फॉर्मेशन हुआ। ये हमने तब उसके अंदर जाना, बट उन्होंने बोला वो बात सही है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि यूनिवर्स एक्सपांड कर रहा, बट ये बोल रहे हैं कि एक पॉइंट के बाद ये यूनिवर्स फिर से ग्रेविटी के कारण पीछे आने लग जाएगा एक समय के बाद। बोलिए यूनिवर्स ना एक्सपल्सिव आगे बढ़ता है और पीछे बढ़ता है। मतलब यूनिवर्स जो होता है, यूनिवर्स अपनी एक्सिस, अपना जहां पर है वहां पर हमेशा स्टेबल नहीं है। आज यूनिवर्स एक्सपांड कर रहा है, बट एक पॉइंट के बाद जाकर के यूनिवर्स फिर से कॉन्ट्रैक्ट करना भी स्टार्ट कर देगा। तो दिस थ्योरी स्टेट दैट यूनिवर्स इज पल्सिंग, एक्सपांडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग ऑल्टरनेटिवली। द कॉस्मोस इज एक्सपांडिंग इन प्रेजेंट टाइम। आज की बात करें तो हमारा यूनिवर्स जो है वो एक्सपांड हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द पल्सेटिंग थ्योरी द यूनिवर्स एक्सपांशन कुड बी हाल्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। एक समय के बाद एक ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो रुक जाएगा। सर ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी लिया हूं सर, इतना पढ़ूंगा तो हो जाएगा ना सर जी प्लीज? मैं 2 मिनट में आपको बताता हूं। हाल्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक टाइम के बाद जाकर के फिर से कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। द पल्सेटिंग थ्योरी वाज गिवन बाय डॉक्टर एलन संदेश, इन्होंने ये थ्योरी दी थी। ओके सर, लोग तुक्का इतना एग्जैक्ट कैसे लगा सकते? तुक्का नहीं है बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं वो तुक्का नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। उन्होंने समय के पीछे जाकर के देखा है, उन्होंने चीजों को करके देखा है, ये तुक्का नहीं है बेटा, उसको ऐसा मत बोलो। आज पूरी दुनिया उस चीज को मानती है, उन्होंने पूरा प्रूवन चीजें की है एविडेंस के साथ साथ। ओके, तो पल्सेटिंग थ्योरी के बाद आगे बढ़ता हूं। एक बच्चा बोल रहा था कि सर मैंने ना उससे किया है, क्या बोलते हैं उसको,
ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स से लिया है? एक मिनट बेटा, एक मिनट, है ना। हाँ, तो एक स्टूडेंट ने बोला था कि सर मैंने ज्योग्राफी ऑनर्स लिया है, तो क्या मेरा एनडीए का एग्जाम निकल जाएगा? देखो बेटा, मैं आपको एक बात बताता हूं, ज्योग्राफी जो ऑनर्स होता ना, बहुत ही ज्यादा लेवल का होता है आपका। जो ऑनर्स होता है ना, उसके अंदर ज्योग्राफी को बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, बहुत एक एक चीजों को बहुत आराम से बताया जाता है उसके अंदर। तो आप ना एक बात याद रखना, इस वजह से कभी भी कोई इश्यू नहीं आएगा। अगर आप उसको नॉर्मल भी पढ़ लोगे ना आपके ऑनर्स का, तो आप यूपीएससी का मेंस निकाल सकते हो। एनडीए का रिटर्न तो आपका निकल ही जाएगा, बट यूपीएससी के मेंस तक जा सकते हो, इतना डिटेल में होता है। बस आप अच्छे से पढ़ लो, बहुत अच्छे से पढ़ लो। मैं तो आपको ये बोलता हूं, देखो मैं एक पॉइंट समझना बेटा, कि मैंने आज तक, जैसे मैं पीडब्ल्यू की जर्नी बताऊं, तो मैं 2021 से पढ़ा रहा हूं, है ना। तो 2021 से लेकर के तो 2024 तक मैंने एनडीए के इन 4 साल में 8 पेपर पढ़ाए हैं। एनडीए 8 मतलब कि आप ऐसा समझ लो कि जो 2021 में मेरा स्टूडेंट जो रिकमेंड हुए थे, आज वो खड़गवासला के फाइनल ईयर के अंदर है। अपने जो 3 साल की जो ट्रेनिंग होती है ना, अपनी ग्रेजुएशन हो रही है, उसमें फाइनल ईयर के अंदर वो आ चुके। तो वो इतने, मतलब आप वहां पर जाओगे, डिस्कस करोगे, आप जानते हो क्या राहुल सर को, आप तो प्रथमेश सर को, आप डेफिनेटली वो बोलेंगे कि हाँ हाँ हम पढ़े, क्योंकि हम दोनों ही बहुत पुराने यहां पर। तो इतने 8 पेपर के अंदर हर बार मैंने लगभग आप लोगों को जितना भी क्लास में पढ़ाया उसका 90% हमें एग्जाम के अंदर मिल जाता था। अब देखो बात यह आ जाती, सर 100% क्यों नहीं मिलता? इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो पेपर मैं नहीं बनाता। वो पेपर 100% बना, अगर मैं खुद बनाता तो मैं आपको पहले ही दे देता, मेरे हाथ में होता तो मैं आपका सिलेक्शन करा देता। बट फिर भी वो एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जामिनेशन है, जो जितना बड़ा वो बताते हैं, वो जितना भी क्वेश्चन देते हैं, मैं उनकी बिल्कुल इज्जत से जो भी उन्होंने दिया उसके अनुसार अपने नोट्स बनाता हूं, ताकि आपको कुछ अलग से ना पढ़ना पड़े। और आप इसको चाहो तो उस टाइम से 2021 से लेकर के अब तक के सारे पेपर के एनालिसिस डले हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, वो बताया। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं बेटा, मैं कोई घमंड नहीं कर रहा हूं इस बात का, ऐसा तो कभी भी मत समझ लेना कि सर ऐसा बोल रहे। मैं सिर्फ आपसे ये बोल रहा हूं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, सर इसको करने से हो जाएगा क्या, उसको करने से हो जाएगा, आप बेटा जो यहां बताया ना, इसको भी कर लोगे ना तो बहुत आराम से हो जाएगा। आप ही के लिए है यार। आप बोलते हो कि सर कौन सी किताब पढ़े, अरे किताब पढ़ने का काम मेरा भैया, मैं पढ़ूंगा किताब, तुम सिर्फ मेरे नोट्स पढ़ो। करेक्ट, ओके। चलो, तो पल्सेटिंग थ्योरी के बाद अगली आती है हमारी स्टीडी स्टेट कॉस्मोलॉजी। अब 2 चीज थी, एक है बिग बैंग और एक है स्टीडी स्टेट। दोनों में क्या अंतर है जरा देखिएगा। देखो, जो बिग बैंग थ्योरी ऐसा बताती है, सुन लो, बिग बैंग को तो हम पढ़ के आए। बिग बैंग थ्योरी ऐसा बताती है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपांड हो रहा है। पहले यहां था, फिर यहां आया, फिर यहां था, फिर यहां गया, फिर यहां था, फिर यहां गया। मतलब हर बार यूनिवर्स एक्सपांशन बढ़ता जा रहा है। यूनिवर्स का एक्सपेंशन हर बार बढ़ता जा रहा, मतलब जितने भी पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स के बीच की दूरी बढ़ रही है बहुत ज्यादा। जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सारे पार्टिकल्स के बीच की दूरी बढ़ रही है। ये कौन बताता? बिग बैंग थ्योरी। अच्छा, एक बात बोलूं मैं आप लोग को, अगर आप थोड़ा सा बुरा ना मानो तो मैं ना आप लोग के चैट बंद कर दूं, अभी मैं कुछ देर के बाद चालू कर दूंगा, ताकि आप लोग को, आप ही लोगों का बेनिफिट होगा। आपके आपस में जैसे डिस्कस नहीं कर पाओगे ना, देखो क्या होता, अगर आप चलती क्लास के अंदर ये भी पूछोगे ना मेरे से कि सर मेरी डेट ऑफ बर्थ 2006 है, क्या मैं एनडीए के लिए एलिजिबल हूं, तो वो भी बेटा डिस्टर्बेंस से बढ़ के कुछ भी नहीं है, सब डिस्टर्बेंस है। तो मैं चाहता हूं कि आप पहले इसको अच्छे से जानो, ओके। अब तो मैं अभी आपका चैट ऑफ कर रहा हूं, जब मैं ओपन करूंगा आप देख लीजिएगा। तो क्या हुआ, बिग बैंग थ्योरी और स्टीडी स्टेट कॉन्सेप्ट, दोनों में क्या अंतर है? पहले तो बिग बैंग थ्योरी के महारथियों के नाम देख लेते हैं। तो बिग बैंग के हमने क्या देखा? थ्योरी जॉर्ज लेमेत्रे, एविडेंस एडविन हबल। इन्होंने एविडेंस दिया था, मतलब ये 2 चीज हमारे पास बिग बैंग की थी। उन्होंने क्या बताया था? हमारा यूनिवर्स जो है वो एक्सपांड हो रहा, आप सभी देख रहे हो। अब जो स्टीडी स्टेट कॉन्सेप्ट है कॉस्मोलॉजी का, वो एक बात बोल रहा है कि हां भाई यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है। आप बोल रहे हो गोला हर बार बड़ा हो रहा है, बट पार्टिकल्स के बीच की दूरी हमेशा बराबर है, हमेशा।
जितने भी पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स के बीच की, मतलब जिस हिसाब से यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा ना, उसी हिसाब से हमारी यूनिवर्स के अंदर नई नई चीजें ऐड होती जा रही। अब वो ये नहीं बताए वो कहां से ऐड हो रही, क्या नहीं ऐड हो रही, बट ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी थ्योरी है। प्रूफ दोनों के, मतलब इसका प्रूफ है, इसका हमारे पास उतना प्रूफ नहीं है, बट फिर भी हमारे पास जिनका प्रूफ नहीं, उसका मतलब ये नहीं हो हमारे काम की नहीं है। हो सकता हमें सिर्फ आज इसका पता हो, कल हमने ऐसा देख लिया कि हाँ भाई ये एकदम सही है, ये वाला कॉन्सेप्ट, तो ये गलत हो जाएगा। सब क्या होता है बेटा, हर चीज जीवन की असत्य रहती जब तक कि उनको आंखों से ना देख ले। आंखों से हम कभी नहीं देख पाएंगे कि ब्रह्मांड कैसे बना, हमेशा अजम्पशन होगा। आप खोजने जाओगे, आप खोज सकते हो क्या? आज हम धरती पर देखते हैं मध्य प्रदेश के गोगना पार्ट, मध्य प्रदेश के धार, मध्य प्रदेश का मंडला, यहाँ क्या बहुत सारे डायनासोर के अंडे रखे, बहुत सारे डायनासोर के अंडे रखे। अब जो नेचुरलिस्ट होते हैं, जो फोसिल फ्यूल पर स्टडी करते, फोसिल्स पर स्टडी करते, वो लोग आते और फोसिलिफेरस चीजों को यूज करके बताते ये फीमेल डायनासोरस थी जिसका ये अंडा है, और वो फीमेल डायनासोरस शाकाहारी थी, मतलब हार्बीवोर थी। फिर ये था, ये मेल डायनासोर की हड्डियां पड़ी है ये, तो इस तरह से क्या वो बहुत तरीके से वो बताते। अब ये क्या है, ये सिर्फ शिक्षा है, बस मेरी मानो ना तो ये शिक्षा है। एक पॉइंट तो ये है कि हाँ वो साइंटिफिक मैनर में बता रहे, और एक पॉइंट ये है कि जिस साइंटिफिक मैनर को आप यूज कर रहे हो क्या पता वो भी सही है या नहीं है। देखो हर चीज अजम्पशन है, बट अनटिल एंड अनलेस कोई नई चीज ना आ जाती, अजम्पशन बेस्ट माना जाता है। ओके, तो दूसरा स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट। अब स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट क्या बता रहा, इसी के साथ साथ कि यहां पर दूरी बढ़ रही, बस यहां पर दूरी नहीं बढ़ रही, यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा, बट चीजों के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी। इसको किसने दिया था? होयले, थॉमस गोल्ड, हरमन बोंडी, ये तीन लोगों ने मिलकर के दिया था। फेडर होयले, या फिर इसको होयलेस कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है, होयलेस कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट। बट तीनों के नाम तो, मतलब चलो नहीं भी लर्न कर पा, होयले तो लर्न कर लोगे ना, होयले को मैं बता देता हूं, होयले के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है ना। होयल, तो होयलेस कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट सपोर्टेड बाय थॉमस गोल्ड एंड हरमन बोंडी, ये तीनों लोगों ने इसको सपोर्ट किया था। नीचे जॉर्ज लेमेत्रे एंड सपोर्टेड बाय एडविन हबल। ओके, तो ये इस तरह से कॉन्सेप्ट्स दिए गए थे, इनको यूज किया गया था। करेक्ट। चलो अब ये पॉइंट आ जाता है कि हमारे यूनिवर्स के अंदर, अब ये इतना बड़ा है, अनंत जगह है इस यूनिवर्स की, तो इसमें चीजें है क्या, इसमें क्या क्या कितना है। देखो मैं आपको बताता हूं, हमारा यूनिवर्स बेसिकली बेटा तीन चीजों से मिलकर के बना है। यूनिवर्स का फॉर्मेशन मोटा मोटा तीन चीजों से हुआ, एक डार्क एनर्जी, एक डार्क मैटर, और एक एटम्स। ओके, तो एक एक देख लेते। पहले डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी क्या होती? द एनर्जी विच हेल्प आर यूनिवर्स इन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, जो हमारी यूनिवर्स के एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट होने में मदद करती। मतलब हमारे जो यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा ना, जब नासा की जो वेबसाइट थी, आज मैं जब पढ़ रहा था मैंने सोचा था यार कि कुछ इंटरेस्टिंग देखते हैं डार्क एनर्जी के बारे में बच्चों को कुछ बताने के लिए, तो मैं नासा की ऑफिशियल वेबसाइट पर पढ़ रहा था, तो उन्होंने बोला था कि जो हमें सबसे बेस्ट पता है ना डार्क एनर्जी के बारे में, कि हमें कुछ नहीं पता। मतलब इट इज स्टिल मिस्ट्री, कि हम सिर्फ इसके बारे में ये जानते हैं कि हम कुछ नहीं जानते। और बेटा मतलब जीवन में ना बहुत कम लोग हैं ऐसे जो ये जानते कि हम कुछ नहीं जानते। एक्चुअल में सीख बस वही सकते हैं। देखो अरस्तु का सिद्धांत था ये, जो एरिस्टोटल जिनको आप बोलते हो, उनका ये सिद्धांत था। उन्होंने ये कहा था कि देयर आर फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड हु नो दैट दे डोंट नो एनीथिंग। तो ये वाला कॉन्सेप्ट सेम टू सेम नासा की उस पर भी लिखा था, मैंने पढ़ा, मैंने कहा यार सही बात है। तो ये डार्क एनर्जी के बारे में 68% में बसी हुई है, जो एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन में मदद करती है। अच्छा, मैं ना कल आपके कमेंट्स पढ़े थे, तो एक दो बच्चे थे, उन्होंने मेरे को बोला था कि सर आप ना ये जो टर्म्स है, जो हार्ड टर्म्स होती है, उनको आप थोड़ा हिंदी में बता दिया कीजिए। मैं आपको मैं हिंदी में ट्राई कर लूंगा, मैं आपके लिए, आपने बोला मैं कर दूंगा, बट एक मेरी छोटी सी आपको सजेशन है कि हिंदी में मत जाओ। मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको जज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूं, बट आपका बड़ा भाई होते हुए, क्योंकि मैंने बागाडोर मेरे हाथ में ली है आपके सिलेक्शन की, तो एक सजेशन, अगर आप उस रथ के घोड़े हो जिस रथ को मैं दौड़ा रहा हूं, आप सारथी मानते हो, तो आप मेरी इतनी सी बात मानो कि इस घास को मत चरो। मतलब कि जो आप बोल रहे हो ना सर डार्क एनर्जी है, डार्क एनर्जी को हिंदी में बता दो। डार्क एनर्जी को हिंदी में ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेंगे? गहरी ऊर्जा,
कुछ भी हो सकता है। सबसे अच्छा आप डार्क एनर्जी वर्ड ही लर्न करो। ये डार्क एनर्जी का मतलब क्या है? अब डार्क एनर्जी का मतलब मैंने बताया एक्सपांशन। एक्सपांशन का मतलब होता है चीजों का फैल जाना। हमारा यूनिवर्स, मैंने बिग बैंग में क्या बताया, यूनिवर्स फैल रहा है, तो उसके फैलने में पल्सेटिंग थ्योरी क्या बोल रही कि फैलने के बाद वापस सिकुड़ेगा, तो उसके फैलने और सिकुड़ने में जो मदद करती है उसे हम बोलते हैं डार्क एनर्जी। देखो मैं आपको बेटा आम आदमी की भाषा में बता रहा हूं, एकदम नॉर्मल भाषा में मैं आपको इतना तक बोल रहा हूं बेटा कि अगर आप घर पे पढ़ाई कर रहे हो, आपके साइड में आपकी मम्मी, आपकी दादी, आपकी बहन, दादाजी, दीदी, है ना, भैया, अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा आज तक, अगर वो भी बैठेंगे ना, वो सिर्फ सुनेंगे, ना नोट्स बनाएंगे, ना लिखेंगे, ना देखेंगे, वो सिर्फ सुनेंगे ना, तो उनको सुनने तक से चीजें समझ में आ जाएगी। इतना बच्चों की तरह मैं आपको बता रहा हूं, है ना। तो आप शब्दों से मत डरना, उन शब्दों के अर्थों को समझना। वी पीपल इन जियोग्राफी ऑलवेज वर्क ऑन द रीजन बिहाइंड द फैक्ट, कि फैक्ट यह है तो इस फैक्ट के पीछे का कारण क्या है, हम कारण पे ही चलेंगे। हम कभी नहीं सोचेंगे हम कि ये क्या है क्या नहीं है ना। तो ये मत समझना, ये मेरा एक सजेशन था, ऑल दो फिर भी मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए हिंदी में लाने की। इसके बाद आएगा डार्क मैटर। डार्क मैटर, अब डार्क मैटर क्या करता, हमारे यूनिवर्स का एक ऐसा मैटर होता है जो कि ना तो रिफ्लेक्ट करता है नोर इमिट लाइट, नीदर रिफ्लेक्ट नॉट इमिट लाइट, ना तो लाइट को खुद जनरेट कर, मतलब जैसे सपोज करो ये है, ये आपको क्यों दिखाई दे रहा, ये क्यों दिखाई दे रहा, इसकी खुद की कोई लाइट तो है नहीं, ये आपको रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई दे रहा किसके ऊपर, तो ये क्या नाइदर रिफ्लेक्टेड, ना तो रिफ्लेक्ट करता है और ना ही वो इमिट करता है। जैसे इमिट होती लाइट, अब लाइट इमिट होती लाइट कैसे इमिट हो रही, जैसे आपको यहां पर देख रहे हो ये बोर्ड जो है ये भी लाइट निकाल रहा है, वो लाइट की वजह से आप इसको देख पा रहे हो, बोर्ड कोई रिफ्लेक्शन तो है नहीं। तो ये एक ऐसा पदार्थ है जो ना तो लाइट को निकालता है और ना ही लाइट को जनरेट करता है, ठीक है। तो पहला हमारे यूनिवर्स किससे मिलकर के बना, सबसे ज्यादा 68% डार्क एनर्जी से। फिर हमारा यूनिवर्स 26% किससे मिलकर के बना, डार्क मैटर से। और इसके बाद में आ जाता एटम। ये एटम के अंदर आप हम हैं, ये जो हिस्सा है ना इसके अंदर सब आ जाएंगे हमारे स्टार्स, गैलेक्सी, स्टार्स हो गए, गैलेक्सी हो गई, इसके बाद है तो अर्थ, यू एंड मी, आप और हम सभी इसका हिस्सा, किसका, इस एटम का। तो एटम के अंदर स्टार्स, गैलेक्सी, अर्थ ये सब आ जाएंगे। डार्क मैटर के अंदर नीदर रिफ्लेक्टेड नॉर इमिट, और उसके बाद डार्क एनर्जी के अंदर एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ये वाली सारी चीजें यहां पर मेंशन हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट। चलो अगला आ जाएगा बर्थ एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स। तारे कैसे बने, बर्थ एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार। तो स्टार्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आर गैलेक्सी। अब शरीर जैसे इंसान का होता है, आपने बायोलॉजी के अंदर एक चीज पढ़ी होगी कि द बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। हमारा शरीर किससे मिलकर के बना, अणु से, सेल से मिलकर के बना, है ना। तो उसी प्रकार से हमारी जो गैलेक्सी आकाशगंगा वो तारों से मिलकर के बनी। तो भाई ये तारे बने कैसे, द स्टार्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ गैलेक्सी, कि हमारा ऐसा समझ लो ये है गैलेक्सी, ये दीवार, और इस दीवार में जो ईंटें लगी है ये ईंटें हैं क्या, तारे। समझ गए। तो गैलेक्सी घर है और उस घर की ईंट तारे हैं। अब कैसे बने, रटना नहीं है, बहुत सिंपल से समझेंगे। तारे क्या होते हैं, तारे हैं एक कंडेंसेशन का फॉर्म। कंडेंसेशन क्या होता है बताता हूं अभी। द रॉ मटेरियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टार इज हाइड्रोजन गैस एंड सम अमाउंट ऑफ हीलियम। ये जो तारे हैं, तारों को बनने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें चाहिए, जैसे घर बनाने के लिए सीमेंट, ईंट, सरिया चाहिए, वैसे तारों को सबसे ज्यादा चाहिए हाइड्रोजन और हीलियम। इनसे मिलकर के तारे बनते हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ स्टार बिगिंस विद द गैदरिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस प्रेजेंट इन द गैलेक्सी टू फॉर्म अ डेंस क्लाउड। अभी क्या करते हैं, हमारी गैलेक्सी के अंदर जो आकाशगंगा है, इस गैलेक्सी के अंदर जहां जहां हाइड्रोजन और हीलियम है उसको ग्रेविटी से खींच लेते और उससे मिलकर के इस तरह का एक क्लाउड बनाते, और फिर धीरे धीरे ठंडे होते जाते। सुनो आगे की कहानी। डेंस गैसेस ऑफ क्लाउड, दिस स्टार्स आर देन फॉर्म्ड बाय द ग्रेविटेशनल कोलैप्स एंड ओवरलैप्स ऑफ क्लाउड ऑफ गैसेस इन द गैलेक्सी। अब कुछ समय के बाद क्या होता है, ये जो तारे होते ये इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते कि सारी चीजें सिकुड़ती जाती। फिर से कहानी समझो, भूल गए हो। देखो
हमारी जो गैलेक्सी है उस गैलेक्सी के अंदर बहुत सारी गैसेस आजाद घूम रही है। अब हाइड्रोजन और हीलियम गैस पास पास में आती है, मिलती है, ग्रेविटी लगती है और धीरे धीरे गहराता हुआ एक बादल बनता है ना। वो बादल किसका होता है? हाइड्रोजन और हीलियम का। फिर कुछ टाइम के बाद क्या होता है? ग्रेविटेशनल कोलैप्स के कारण, इतने हाई डेंस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो बादल सिकुड़ता जाता सिकुड़ता जाता सिकुड़ता जाता सिकुड़ता जाता और एक समय के बाद जाकर के बहुत डेंस तारा बन जाता है। ये एक प्रोसेस है। तो अगर आपसे किसी ने पूछ लिया तारे कैसे बनते हैं, तो हमारी गैलेक्सी के अंदर डस्ट, हमारी गैलेक्सी के अंदर गैसेस, इन डस्ट और गैसेस के आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो एकत्रित होती गई और हाइड्रोजन जब हीलियम में कन्वर्ट हुई, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के जब हीलियम फ्यूज्ड हुई, तो धीरे धीरे करके तारों का बनना समझ में आ गया। तो ये एक प्रोसेस हुई, है ना। द ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ आवर नाइट स्काई इज सीरियस ए। अगर आपसे पूछा ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है, हमारे सामने जो ब्राइटेस्ट स्टार है वो कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा? सीरियस ए। बट अगर आपसे नॉर्मल पूछ लिया ना ब्राइटेस्ट स्टार कौन है, तो सन हमारा आंसर होगा। बट हमने यहां मेंशन किया नाइट स्काई। सूरज नाइट में दिखता है क्या? हमारे यहां नहीं दिखता। आप क्या दिखता है? वो सूरज नहीं है, वो चांद है। चांद है वो, सूरज नहीं है। तो ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ नाइट स्काई कौन सा जाएगा? सीरियस है। ठीक है, ये सीरियस है, इसको डॉग स्टार बोलते हैं। डॉग स्टार क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक कॉन्स्टेलेशन का हिस्सा है। कॉन्स्टेलेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखो, आपने आसमान के अंदर, अच्छा इतना समझ में आया? बताओ, ये जो मैंने इतना बताया ये समझ में आया? इतना तक क्लियर हुआ? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, शॉर्ट में फिर से बताऊं क्यों? अभी तो बताया, चलो फिर से बता देता हूं। देखो, हमारे यहां देखो, हमारे स्पेस में डस्ट गैस होती है। गैस के नाम पे कौन सी? हाइड्रोजन और हीलियम। ये आपस में ग्रेविटी के कारण मिलते एक दूसरे के पास, तो ये क्या बना लेते हैं? क्लाउड। अभी एक समय के बाद ये क्लाउड क्या होता है? डेंस होता जाता, सिकुड़ता जाता और फिर धीरे तारे की तरह चमकने लगता है, जब वो हाइड्रोजन हीलियम उसके साथ साथ मिल जाते हैं। करेक्ट? ओके, तो ये इस तरह की कहानी तारे की रहती। अब डॉग स्टार क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जिस कॉन्स्टलेशन के अंदर बना है वो डॉग की तरह दिखता है। कॉन्स्टलेशन का मतलब आप जानते हो बेटा क्या होता है? रिपीट भी कर दिया मैंने, डोंट वरी। मून स्टार नहीं है, मून तो नेचुरल सैटेलाइट है धरती की, एक उपग्रह है, ग्रह भी नहीं है, नेचुरल सैटेलाइट है वो, है ना। तो देखो कॉन्स्टलेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूं। पैटर्न, स्काई के अंदर तारों का जो पैटर्न होता, ग्रुप ऑफ स्टार नहीं, पैटर्न ऑफ स्टार, तारों का एक ऐसा समूह जो किसी प्रकार का पैटर्न बनाए। आप लोगों ने एक वो पैटर्न देखा होगा सभी ने, कौन सा? ये वाला। ये देखा होगा ना, जिसको सप्तऋषि बोलते हैं। सप्तऋषि, बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे थे कि सप्तऋषि जो तारामंडल होता, सप्तऋषि का मतलब क्या होता? 7 ऋषियों का एक समूह। ऐसे माइथोलॉजी के अंदर ऐसा बोला जाता है कि ये सब भगवान ब्रह्मा के मनोत्पन्न पुत्र हैं, कि जो ब्रह्मा जी है उनके मन से उत्पन्न हुए पुत्र हैं, जिन्होंने शिव जी से शिक्षा ली है। और शिक्षा लेने के बाद ये सभी यहां पर आकाश में बैठे हुए हैं और नीचे देख रहे धरती की तरफ कि धरती के लोग क्या काम कर रहे, कोई गलत काम कर रहा, कोई सही काम कर रहा, वो उसे साथ मिलकर के देखे। ऋषि वशिष्ठ, फिर उसके बाद ऋषि विश्वामित्र, ऋषि भरद्वाज, इस तरह के 7 ऋषि है, जिसमें किसी को धनुर्वेद का आइडिया है, द आर्ट ऑफ आर्चरी, कि किस तरह का
धनुष के अंदर रस्सी होनी चाहिए, उसका बेंड का कोण कितना होना चाहिए, वो जो बेंड होता है ना उसका एंगल कितना होना चाहिए, कितने रफ्तार के साथ उसको पीछे खींचना है और कितने उसके साथ उसको छोड़ना है, ये सारी आर्चरी और ये सारे ये ऋषि है और ये ऋषि वहां से नीचे की तरफ देख रहे हैं हम सभी को। तो ये क्या हुआ, ये कॉन्स्टलेशन हुआ। कॉन्स्टलेशन क्या बता रहा है, ये आपको एक फिगर बता रहा है ना, एक तरह का फिगर बन रहा है। किस तरह का फिगर, जो जिससे हम गेहूं काटते हैं, अगर आपको याद हो तो अलग अलग जगह अलग अलग नाम दिया जाता है। किसी जगह उसको दराता कहा जाता है, किसी जगह उसको हसिया कहा जाता है, किसी जगह उसको दातला कहा जाता है। तो जिससे गेहूं काटते हैं, सोयाबीन काटते हैं, वो उसकी तरह ये तारे का फॉर्मेशन है। ओके, करेक्ट। तो ये अब एक बच्चा पूछ रहा था कि सर डॉग स्टार क्या है, तो मैंने बता दिया, ये डॉग की तरह दिखाई देता है और इसके अंदर बना हुआ है सीरियस है। ओके, तो ये इस तरह की तारे की चीजें हो गई। करेक्ट बेटा। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा सर मेरे पुराने नोट्स है क्या, न्यू नोट्स बनाऊं? आप मुझे इतना बता दो, क्या पुराने नोट्स के अंदर ये था, क्या वहां पर आपने ये देखा था, वहां पर ये मेंशन था का, ये वाली चीज जो मैं डॉग स्टार के बारे में बता रहा हूं, क्या वहां पर कॉन्स्टलेशन का मेंशन था? नहीं थी चीजें। इसलिए मैं बोलता हूं हर बार चीजें बदलता हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर पेपर में बनाता तो मैं चीजें में बदलाव नहीं लाता, पेपर यूपीएससी बनाता, उनके हिसाब से अपने को नए नए पैटर्न पर चलना पड़ता बेटा। इसलिए ये वाली चीज वो बनाओगे ना तो जिंदगी भर चीजें याद रहेगी, सीखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ना आपको लाइफ साइकिल बताता हूं तारे की, कि तारे की लाइफ साइकिल कैसी होती है, किस प्रकार का स्टार होता है। तो जानना, स्टार जो होता है दो चीजों से मिलकर के बना होता है, एक डस्ट और एक गैस। मैंने क्या बोला था, धूल और गैस। गैस के फॉर्म में कौन सी थी, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो हाइड्रोजन और हीलियम इनके फॉर्म में थी। तो डस्ट, गैस, हाइड्रोजन और हीलियम, इनसे मिलकर के पहले क्या बनता, तारे की बनने की शुरुआत होती है। क्या होती, तारे बनने की यहां से शुरुआत होती है, हाइड्रोजन हीलियम से मिलकर। कुछ समय के बाद वो बन जाता प्रोटोसन। प्रोटोसन का मतलब होता नवजात सूरज। जो आज हमारा सन है उसका बचपन का फॉर्म। आज जो सन है वो मैच्योर बाहुबली है, तो ऐसा समझ लो उसका बचपन का जो सीन था वो यहां पर बन रहा है। तो पहले क्या, डस्ट और गैस मिली, और डस्ट और गैस के मिल जाने से, एक मिनट यार आपकी कमेंट्स, हाँ, डस्ट और गैस के मिल जाने से क्या बना, प्रोटोसन। प्रोटोसन का मतलब क्या होता, नवजात सूरज। प्रोटोसन का मतलब क्या होता, सूरज का एकदम बचपना। फिर कुछ समय के बाद बना वो आगे चल के मेन सीक्वेंस स्टार। मेन सीक्वेंस स्टार मतलब क्या होता है, सन। कुछ समय के बाद आगे चल के क्या बना, मेन सीक्वेंस स्टार मतलब कि सूरज। ये बना वो आगे चल के। तो यहां पर क्या हो गया, हाँ बहुत सारे, आप कभी नहीं काउंट कर सको इतने सन है। तो पहला क्या हुआ, डस्ट एंड गैस। डस्ट और गैस के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर के बना। फिर इसके बाद क्या हुआ, वो बना प्रोटोसन। प्रोटोसन का मतलब क्या हुआ, नवजात सूरज। नवजात सूरज मतलब सूरज का बचपन वाला फॉर्म। फिर आगे चल के बनाओ मेन सीक्वेंस स्टार। क्या बना, मेन सीक्वेंस स्टार। और मेन सीक्वेंस स्टार का मतलब हो गया सन, जो आज हमारे सामने है वो बना सन। फिर इसके बाद की कहानी क्या, अगर देखना बेटा, इसके बाद तारा अगर आगे चल के सन के मास से अगर सूरज से 1.44 टाइम से छोटा है, सूरज के मास से 1.44 टाइम स्मॉल है, अगर स्मॉलर है तो आगे चल के बनेगा रेड जाइंट, इस तरह का लाल। फिर धीरे धीरे सफेद कलर का बोना, और अंत में जाकर के ब्लैक ड्वार्फ बनके, ब्लैक कलर का बोना बनके अंतरिक्ष के अंदर ब्लर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कब, अगर वो सूरज के मास से 1.44 टाइम छोटा है तो। बट अगर सन के मास से 1.44 टाइम मास ऑफ सन से अगर लार्जर है, इससे ज्यादा है, तो क्या बनेगा, सुपर रेड जाइंट। रेड जाइंट की जगह सुपर रेड जाइंट। उसके बाद सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा, मतलब बहुत बड़ा विस्फोट होगा उसका। और विस्फोट होने के बाद भी अगर उसके अंदर ताकत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, तो ब्लैक होल बन जाएगा। और अगर उसके अंदर ताकत थोड़ी कम है तो न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा। अगर आप ये बोलो कि सर ये सब क्या है,
ये सब तारों की उम्र है। जैसे जब आदमी चलता फिरता रहता तो उसे हम जवान कहते हैं, है ना। जब आदमी एकदम बच्चा रहता तो उसे हम किशोर कहते हैं। जब आदमी एकदम बूढ़ा जाता है तो हम उसे बुजुर्ग कहते हैं। बस वैसे ही ये अलग अलग उसको स्टेजेस दी गई है, साइकिल है उसकी। और ये जो लिमिट थी ये किसने दी थी? द लिमिट इज propounded बाय सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर ने लिमिट प्रपाउंड की थी, 1.44 टाइम मास ऑफ सन। तो सर सन ही क्यों नहीं, सन ही क्यों लिया? अरे भाई सन ही इसलिए लिया क्योंकि ये जितनी भी खोज जिन्होंने की, जितने भी चंद्रशेखर जी हैं, एडविन हबल है, जॉर्ज लेमेत्रे हैं, है ना, थॉमस गोल्ड है, हरमन बोंडी, जितने भी लोग हैं ना, ये सब लोग के सामने जो है ना रेफरेंस के लिए वो सन है बस। सभी लोग ये धरती पर रहते हैं, इनमें से एक भी इंसान ऐसा नहीं जो किसी दूसरे ग्रह पर रहता। ये सब जब धरती पे रहते हैं ना, तो धरती पे रहने वाले लोगों ने अपना रेफरेंस लिया मेन सीक्वेंस स्टार मतलब सन को। फिर उन्होंने बोला अगर सन से बड़ा हुआ तो बनेगा आपका सुपर रेड जाइंट और ब्लैक होल बनके खत्म, और अगर सन से छोटा हुआ तो क्या बनेगा? ब्लैक ड्वार्फ। कुछ भी नहीं है बेटा, आप ना उस शब्द से इतना मतलब जो डिस्कवरी चैनल और इन जगह पर इतना उसको रोमांटिसाइज कर दिया ना। ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल ये होता है, ब्लैक होल कुछ नहीं, तारे का अंत होता ब्लैक होल, नथिंग एल्स। तारे का एंड होता ब्लैक होल्स। हाँ, पैटर्न ऑफ ग्रुप ऑफ स्टार इन ए पर्टिकुलर पैटर्न इज नोन एज कॉन्स्टेलेशन। देखो सन के बराबर तो रह नहीं सकता, आगे ना पीछे तो होना पड़ेगा, या तो पावर बढ़ेगी या घटेगी। खुद सन की भी, सन आगे चल के क्या बनता है, इनमें से कुछ बनेगा। एक लिमिट है बेटा, सन के बराबर कैसे होगा? आज सन है, सन भी आगे चल के या तो ये होगा या ये होगा। एक आदमी, आप कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहे हो कि सर वो हमेशा जवान रहा तो ये तो कुदरत का खेल नहीं है ना कि हमेशा कोई जवान रहे। जवान है तो जिम्मेदारी भी आएगी, और जिम्मेदारी आएगी तो जिम्मेदारी बूढ़ा भी करेगी उसको। ओके चलो, तो अब स्टार्ट करें गैलेक्सी। शेल वी स्टार्ट? करें बेटा गैलेक्सी। तारा बता दिया मैंने आपको, स्टार क्या होता है, स्टीडी स्टेट कॉन्सेप्ट बता दिया, स्टार की लाइफ साइकिल बता दी। बड़े करे स्टार्ट आगे। बोना का मतलब होता बेटा ड्वार्फ, सन के इक्वल नहीं। मैं क्या बता रहा हूं, सोचो कोई कितना बेवकूफ हो सकता है। मैंने 2 मिनट पहले बोला कि सन के इक्वल नहीं रह सकता हमेशा, सन को भी अपने इक्वल नहीं रहेगा। जो आज मैं हूं कल उतना बड़ा नहीं रह सकता, मैं अगले दिन मैं खुद बढ़ूंगा, है ना। चीजें पर स्टीडी स्टेट कॉन्सेप्ट दिया था मैंने आपको। ओके चलो आगे बढ़ते, अगला जाएगा गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या होता है? गैलेक्सी मतलब आकाश गंगा। गैलेक्सी मतलब क्या होता है? आकाश गंगा। द गैलेक्सी इज मेड अप ऑफ मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्टार एंड प्लैनेट दैट हेल्ड टुगेदर विथ अ ग्रेविटी। देखो मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं बेटा, बहुत अच्छा पॉइंट ये है कि अगर आप डाउट पूछोगे ना तो आप डाउट उस पर छोड़ देना, आपके डाउट बॉक्स को कोई ना कोई एड्रेस कर देगा, डोंट वरी फॉर दैट। ओके अगर आप ये बोलो कि सर आप अभी हमारे डाउट बता दीजिए, तो मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं बेटा कि अपने पास है 30 से 35 स्लाइड, 12 तक पहुंचे, है ना। हमारा सोलर सिस्टम हमको कंप्लीट करना है एनी हाउ, कोई मतलब नहीं। सिद्धार्थ देवकर हम एक कमेंट करें या फिर 50 बार उसको रिपीट कर दे, मैं डाउट खोलने गया ना तो हो सकता है आपकी डाउट तक पहुंचू ना, और अगर मैं आपके सारे डाउट को एड्रेस कर दूं ना तो हो सकता है मुझे 1.5 घंटा उन डाउट्स में कम पड़ जाए, लेक्चर तो गया काम से। और अच्छी बात पता क्या है, सबसे बेहतरीन बात पता क्या है कि डाउट कुछ है ही नहीं, डाउट कुछ है ही नहीं, जो है वो पता क्या है? क्यूरियोसिटी। डाउट कुछ है ही नहीं, और अगर क्यूरियोसिटी है तो एक पहले दिन मैंने आपको बोल दिया था टारगेटेड अप्रोच। क्या बोला था मैंने? टारगेटेड अप्रोच। तो अगर अप्रोच टारगेटेड नहीं रही तो फिर तो कोई मतलब नहीं है ना। आएगा बेटा रिप्लाई, क्यों नहीं आएगा, कैसे नहीं आता रिप्लाई, ऐसा हो ही नहीं सकता।
ओके चलो। तो अच्छा रहेगा बेटा अगर आप डाउट के मतलब इस तरह के कमेंट्स मत करो, आप इधर ही देख लो, है ना, यहां पर देख लो, आपको मजा आएगा। और मैं आपको एक बात बोल दे रहा हूं, सभी को डाउट सिर्फ उनको आते हैं जो कि क्लास लेते लेते कहीं बाहर चले जाते, या तो किसी से बात करने, किसी का वाइब्रेशन से मिस कॉल आ गया या फिर कुछ भी आ गया तो आप लीव कर देते हो। अब आप सोचो कि मैं सर उससे 2 मिनट थोड़ा गुफ्तगू में लग गया था, तो आप प्लीज वो फिर से रिपीट कर दिए, तो ये बहुत गलत है, ये मतलब कुछ भी है ये तो। क्योंकि जिनको समझ में आया वो भी आप ही के साथ बैठे थे, उनको मैंने घर जाकर के नहीं पढ़ाया, और जिनको समझ में नहीं आया, है ना, उनको मैंने घर जाकर के नहीं पढ़ाया तो कहीं और निकल गए थे। ओके हाँ शेफा से बिल्कुल आप अपनी क्यूरियोसिटी को बेटा बिल्कुल दूर करना उसको। चलो तो गैलेक्सी क्या बोलता है, गैलेक्सी इज मेड अप ऑफ मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्टार एंड प्लैनेट्स हेल्ड टुगेदर विद अ ग्रेविटी। मतलब आप समझ लो मिलियंस और बिलियंस में प्लैनेट्स, स्टार्स, नेचुरल सैटेलाइट, एस्टेरॉइड, मीटियोरॉइड, ये सब ग्रेविटी से बंधे हुए, ये सब एक दूसरे के साथ ग्रेविटी से बंधे हुए। तो ये जो सब एक दूसरे के साथ ग्रेविटी से बंधे हुए ना, इन सबको बांध के रखने वाली है क्या, यार ये तो बहुत मतलब, इन सबको ग्रेविटी से बांध के कौन रखता है, तो इन सभी चीजों को ग्रेविटी से बांध के रखने का काम करती गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी जो होती है इन सारी चीजों को ऐसे यू ज्वाइन करके रखती है। वन ऑफ दीज गैलेक्सीज आर मिल्की वे। हमारी जो गैलेक्सी ना बेटा, जो धरती की गैलेक्सी है जिसमें धरती है, उसका नाम है मिल्की वे, मतलब आकाश गंगा, ये उसका नाम है। ओके दिस गैलेक्सी कंटेंट प्लैनेट अर्थ, इसी के अंदर धरती आती है ना, ठीक है। इट इज नोन एज मिल्की वे बिकॉज इट रिसेंबल्स लाइक रिवर ऑफ मिल्क इन द स्काई फ्रॉम वन कॉर्नर टू द अनदर। मतलब जब आप रात में देखोगे ना तो आपको ऐसे दिखाई देगा जैसे दूध की एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक नदी फैली हुई है, एक रिवर है जो कि मिल्क की है, जो स्काई के एक कॉर्नर से दूसरे, क्षितिज से लेकर क्षितिज तक फैली हुई है, तो उस वजह से इसको आकाश गंगा नाम दिया गया है। इट टेक्स अ फॉर्म ऑफ स्पाइरल, इसका फॉर्म कैसा है, इसका फॉर्म स्पाइरल शेप्ड है, ऐसा, ये ऐसा, ये इसका स्पाइरल शेप्ड फॉर्म है। हमारी गैलेक्सी का कुछ इस तरह से फॉर्म दिखाई दे रहा है। एंड्रोमेडा इज क्लोजेस्ट गैलेक्सी टू आवर गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी के सबसे नजदीक जो है उसका नाम है एंड्रोमेडा, नेशनल डिफेंस एकेडमी ने पूछा हुआ है। दूसरा, एंड्रोमेडा इज ऑल्सो स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी का शेप कैसा है, ये भी स्पाइरल, ये भी एनडी ने पूछा हुआ है। ये 2 क्वेश्चन से बैक टू बैक रिपीट हुए थे कि हमारी गैलेक्सी के सबसे क्लोजर, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या, मिल्की वे, और मिल्की वे के सबसे नजदीक जो है उसका नाम है एंड्रोमेडा। और एंड्रोमेडा जो गैलेक्सी है वो किस शेप की है, तो हमारी मिल्की वे की तरह वो भी एक स्पाइरल शेप की ही है। चलो मैं आपको दिखाता हूं अलग अलग गैलेक्सी। ये है इलेप्टिकल गैलेक्सी, एक ऐसी गैलेक्सी जिसका आकार ऐसा हो, उसे इलेप्टिकल बोलेंगे। एग्जाम्पल लिखा है नीचे, बट लर्न नहीं करना आपको, ये नीचे वाला लर्न नहीं करना, सिर्फ एग्जाम्पल आपको बता दिए। दूसरी स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी, जो इस प्रकार से आपको स्पाइरल के फॉर्म में दिखाई दे रही है, ये स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी जो उसको M101। फिर आती इर्रेगुलर शेप्ड गैलेक्सी, जिसमें तारे कहीं भी हो, एक पैटर्न उसका नहीं होता, कुछ भी दिशा में तारे होते, उसे इर्रेगुलर गैलेक्सी बोलती, NGS 1569, ये इसका एग्जाम्पल है। तो 3 गैलेक्सी मैंने बताई, इलेप्टिकल, स्पाइरल एंड इर्रेगुलर। फिर से गैलेक्सी की परिभाषा बताता हूं, देखो समझ में तो नॉर्मल आ गया। अब मैं आपको फिर से वही बात बोलूंगा, सुनो मेरी बात ध्यान से। जितना भी जो कुछ है वो एक गैलेक्सी के अंदर आता है। कैसे, एक गैलेक्सी, आकाश गंगा, थोड़ा मोटा मोटा हम गैलेक्सी की परिभाषा जान रहे हैं ना, तो ऐसे समझो। ये है एक बच्चा, अपने पास एक स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट का नाम है ऋतिक, ठीक। तो ये आ गए ऋतिक। ऋतिक कहां से बिलोंग करते, एक गांव से, तो ये हो गया इनका विलेज। इनका गांव किसके अंदर आता, एक तहसील के अंदर। इनकी तहसील किसके अंदर आती, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इनकी डिस्ट्रिक्ट किसके अंदर आती है, एक आपके नॉर्मल से स्टेट के अंदर। इनका स्टेट किसके अंदर आता है, तो स्टेट आ जाएगा कंट्री के अंदर। कंट्री किसके अंदर आती, तो कॉन्टिनेंट के अंदर। कॉन्टिनेंट किसके अंदर आता है, तो प्लैनेट के अंदर। प्लैनेट किसके अंदर आता है, सोलर सिस्टम के अंदर। सोलर सिस्टम किसके अंदर आता है, कॉन्स्टलेशन के अंदर। कॉन्स्टलेशन किसके अंदर आता है, गैलेक्सी के अंदर। गैलेक्सी किसके अंदर आती है,
क्लस्टर के अंदर, वो क्लस्टर से मिलकर के बना हुआ है यूनिवर्स। अंततः क्लस्टर से मिलकर के क्या बना है? यूनिवर्स। तो ये पॉलिटिकल डिस्टिंग्यूशन बताया मैंने आप लोग को तोड़ के कि एक बच्चा है, एक बच्चा है जो यहां गांव में खड़ा है ना। सपोज करो कि मैं शहर में जा रहा हूं, सड़क पे गाड़ी चला रहा हूं, वो गाड़ी चलाते चलाते मेरी गाड़ी ठुक गई, जरा सी किसी से टच हो गई, और जैसे मेरी गाड़ी टच हुई, पीछे वाला एकदम से बोल रहा मेरे को, ए, तू जानता नहीं मैं कौन हूं। मैं बोल रहा हम कोई नहीं जानते हम कौन है। तो किस किस एंगल से एरोगेंस दिखा रहा? मतलब कि जब एक वॉयेजर नाम का हमने स्पेस क्राफ्ट भेजा था स्पेस में 1970s के टाइम पर, 1970 के टाइम पर वॉयेजर जब भेजा गया था तो स्पेस में गया था और उसने धरती की एक इमेज निकाली थी। ये दिखाई दी आपको? जो मैंने यहां डॉट लगाया वो डॉट दिखाई दे रहा सभी को? विजिबल है ना सभी को? ये यहां पर ये जो डॉट मैंने लगाया, तो ऐसा जो डॉट था, ये डॉट की इमेज किसने बनाई थी? वॉयेजर ने। जो आपको ये डॉट दिखाई दे रहा ना, ये वाली इमेज उसने बताई थी। जब ये वाली इमेज उस वॉयेजर ने बताई थी सबको, उसके बाद उन्होंने बताया था कि हम कैसे हैं, हम किस तरह के लोग हैं। एक आदमी है जो लड़ रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। देखो कुमारी साधना बोल रही कि सर नहीं दिखाई दे रहा, है ना। मनीष बोल रहा नहीं दिखाई दे रहा। करेक्ट, सही बोल रहे हो आप कि जो इमेज उसने निकाल के दी थी ना, वो नहीं दिखाई दे रही थी, वो इमेज नहीं दिखाई दे रही थी, नॉट विजिबल, जो आप सभी लोग बोल रहे हो। ये ऐसा जो आपको यहां वो है, मतलब हम सभी, आप, मैं, आपकी मस्ती, आपका प्यार, आपका पढ़ाना, आपका घमंड, आपका सब कुछ उस डॉट के अंदर ही जो दिखाई नहीं दे रही। वेयर इज द डॉट यार? करेक्ट, वेयर इज द डॉट? वेयर इज द डॉट? नो। जो हमारा लड़ाई झगड़े सब कुछ, ये हमारी पढ़ाई, हमारा सिलेक्शन, हमारी आबादी, हमारी बर्बादी, समय का आना, कट जाना, नया जन्म होना, मर जाना, सब कुछ उस डॉट के अंदर है जो आपको दिखाई भी नहीं दे रहा। तो किस बात का घमंड? किस बात का घमंड? क्यों मैं तुझे जानूं तू कौन है? क्यों मैं जानूं तुम्हें तू कौन है? ये वाली चीज होती है। कॉन्स्टलेशन का मतलब होता है बेटा ग्रुप ऑफ स्टार्स, उसे कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, तारों का समूह। ओके, तो ये वाली क्लस्टर का मतलब होता है गैलेक्सी का ग्रुप। जैसे जो तारों का समूह होता है ना, सोलर सिस्टम क्या होता है? एक तारा और उसकी फैमिली, और जैसे कई तारों का समूह कॉन्स्टलेशन कहलाता है, कई गैलेक्सी का समूह क्लस्टर कहलाता है। ओके, तो इस वजह से ये चीजें नहीं हो पाई। क्लियर हुआ? अब ये तो आपको एक नॉर्मल सा वो मैंने बताया। इसका देखो फिजिकल वो ऐसा बताया जाता है कि पहले तो धरती पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनसे मिलकर के बना एटम, एटम से मिलकर के बना कंपाउंड, कंपाउंड से मिलकर बना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से मिलकर के बनी रॉक, रॉक से मिलकर के बना प्लैनेट, और प्लैनेट से मिलकर के बना सोलर सिस्टम। बाकी की कहानी सेम है फिर। पर वो पीछे जो था ना, गांव, शहर, विलेज, वो पॉलिटिकल डिस्टिंग्यूशन था। ये फिजिकल डिस्टिंग्यूशन है कि पहले एटम, एटम के बाद कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से रॉक्स, रॉक्स के बाद प्लैनेट। ये ऐसे कहानी चलती। ये दो तरह की चीजें, ये दो तरह की चीजें। ओके, तो ये ऐसा आप ध्यान रखिए। अब आप समझ रहे हैं ना कि गैलेक्सी यहां आती है, तो ये सब कुछ, ये इसके अंदर जो आ रहा, इन सभी को अपने ग्रेविटेशन से बांध के रखती। अब समझ में आया गैलेक्सी की परिभाषा? गैलेक्सी की परिभाषा आप पढ़ो, फिर से पढ़ो। द गैलेक्सी इज मेड अप ऑफ मिलियन और बिलियंस ऑफ स्टार, प्लैनेट्स विच आर हेल्ड टुगेदर विथ ए ग्रेविटी, जो ग्रेविटी के साथ बने हुए एक दूसरे के साथ। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अगला जाएगा हमारा सोलर सिस्टम। यहां से स्टार्ट करते हैं। सर टेक माय नेम, हाँ बेटा आपका नाम ले देता हूं मैं, रोनित। बस यार मेरे लिए ना बहुत एकदम, जब मैं नया नया पढ़ाने आया था तो यहां पर आया और मतलब ऐसे पढ़ाना स्टार्ट किया था, और फाउंडेशन की बैच थी। फाउंडेशन मतलब कि एनडीए फाउंडेशन की छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो 10वीं के 9वीं के। अब 10वीं 9वीं 10वीं 11वीं के बच्चे एकदम छोटे। अब वो मेरे को बोल रहे सर प्लीज टेक माय नेम। मेरे को लगा, मैंने कहा मतलब नहीं आया समझ में। बोले सर प्लीज टेक माय नेम। तो मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि यार ये बोलना क्या चाह रहे।
इसका मतलब क्या होता है? टेक माई नेम का मतलब क्या? ये है क्या? 2-5 मिनट बाद में बड़े दिन तक कंफ्यूज था। मैंने उनको बोला कि यार कुछ बच्चे का डाउट सर मुझे आज तक समझ में नहीं आया, वो ऐसा बोलते सर टेक माई नेम। तो उन्होंने बोला सर वो ना, वो आप उनका नाम ले दिया करो बस। वो वो काई उनको कोई मतलब नहीं रहता ये जो चल रहा है, उनको उनका नाम बोल दिया करो कि ये आपका नाम है। बोले कि उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको ऐसा रहता है कि एक वो बन जाए बस। तो मैंने कहा फिर पढ़ाई? बोले नहीं नहीं नहीं, वो आपको नहीं सोचना है, आप बस उनका नाम ले दिया करो। फिर मैं आदित्य, ये जो नाम है, अब मैंने नाम लेना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा मत बनो बेटा कभी भी। आज आपका नाम जो है रोनित है, आदित्य है, मैं बोल दूंगा, क्या जाएगा उसमें? 5-7 मिनट टूटेंगे सब इन चीजों में। बट उस दिन कितना बढ़िया लगेगा जब मैं आपको बोलूंगा लेफ्टिनेंट रोनित, सब लेफ्टिनेंट आदित्य, फ्लाइंग ऑफिसर कुशल। वो समय देखो, उस मोमेंट को देखो कि वो कितना बेहतरीन मोमेंट होगा। आज आज तो कुछ भी नहीं है ना, आज तो एक नाम है, ले लो, कुछ अर्न तो करो। आ, आपने तो खुद ने अपने नाम के सामने लिख लिया लेफ्टिनेंट आकाश। भाई इसका मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब होता है कि यहां काले सर्कल्स आ जाएंगे, ये हाथ वाइब्रेशन मारेंगे, तब जाकर के वो नाम भारत सरकार आपको लगा के देगी। खुद ने लिख दिया लेफ्टिनेंट आकाश। जिस ओहदे के लिए ट्राई कर रहे हो ना बेटा, सभी लोगों को बोल रहा हूं, भले हंस लो, अब आपका है मतलब, मुझे तो नहीं पता क्यों हंस रहे हो, बट फिर भी आपको बोल रहा हूं कि जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हो ना, जिसके लिए उपासना कर रहे हो इतनी सब, पहले उस उपासना की इज्जत कर लो। बहुत बहुत प्यार से बोल रहा हूं, पहले उसको तवज्जो दे दो कि हाँ मुझे लेफ्टिनेंट बनना है, ना कि खुद लिख लिया लेफ्टिनेंट। ये जब आगे से आपके टीचर, आपके कैप्टन है ना, मेजर, ब्रिगेडियर, जब ये आपको बोलेंगे ना लेफ्टिनेंट, उस दिन देखना, उस दिन देखना जब जब मैं बोलूंगा लेफ्टिनेंट, भाई मैं सल्यूट कर दूंगा। मैं क्या, सारे सल्यूट कर देंगे। हम लोग तो, हम अब देख, हमारी तो उम्र रही नहीं, हमारा तो सिलेक्शन आज हो नहीं सकता, हम तो उस युद्ध में लड़ नहीं सकते भाई, हम लड़ नहीं सकते। बट एक छोटी सी बात है कि हम अर्जुन की तरह अच्छे प्लेयर नहीं है अब, अर्जुन की तरह हम युद्ध नहीं लड़ सकते, बट कृष्ण बन के बहुत अर्जुन खड़े करेंगे। ये वादा है आपके पेरेंट्स से हमारा कि अगर जैसा भगवान ने बोला था, जैसा अर्जुन ने किया, वो बिल्कुल जीते, वो जो तरीका था वो अपनाया। आज भी हम बोल रहे हैं कि हम तो उस युद्ध के में लड़ने के लायक है नहीं, शस्त्र उठा नहीं सकते हम तो, बट हाँ उस मेहनत से इतने अर्जुन तैयार करेंगे, इतने अर्जुन तैयार करेंगे कि देश सुरक्षित हाथों में जाए। आर्म्ड फोर्स के अंदर मतलब वो चीज मिले हमारे देश को, वो चीज मिले कि यार ये बच्चा पढ़ के नहीं आया, ये बंदा बन के आया है। ये पढ़ के नहीं आया, ये किताब, ये क्या क्या है, ये 9वीं की एनसीईआरटी, ये 6वीं की एनसीईआरटी, ये कोई भी पढ़ दे यूं, ये पढ़ के नहीं आया, ये बंदा बन के आया है। बंदा बन के जाओगे ना, अरे भाई, पेरेंट्स को लगना चाहिए मेरी बच्ची है, मेरा बच्चा है, वो कमाया। कब तक हंसेंगे हैं करके, हंसते एक टाइम तक अच्छा लगता। और मैं भी ऐसे ही पढ़ाता आपको, मम्मी की कसम, मैं खुद आपको खा रहा हूं। अगर आप लोग का ताल्लुकात मेडिकल से होता, आप लोग का ताल्लुकात मैनेजमेंट से होता, आप लोग का ताल्लुकात इंजीनियरिंग से होता, तो मैं भी ऐसे ही पढ़ाता। बट भाई मैंने पहले दिन से कहा, जिस दिन से हमने हमारी पढ़ाई स्टार्ट करी, मेरे दोस्त ट्रेनिंग मेरी उसी दिन से शुरू हो गई। अब वो मैं ट्रेनिंग लेने जाऊं या मेरे दिमाग के अंदर अपने आप को ट्रेन करूं, ये मैं हूं। अब ये मैं हूं, ये मैं कैसे करूं अपने आप को? तो ये मैं शब्द के साथ चलो आगे, मैं शब्द से इज्जत रखो। कभी मत बोलो किसी को कि मेरा नाम लो, कभी मत बोलो किसी को कि मेरे नाम के सामने लेफ्टिनेंट। आपको मिलेगा वो दोनों ही मिलेंगे, बट एक समय, बस एक समय, इसको यूज कर लो। सच बोल रहा हूं बेटा, सौगंध खा के बोल रहा हूं, इस समय को यूज कर लो। नहीं अगर लाइफ बन जाए ना, तो वो समझ में आया?
हाँ देखो, अब जैसे आकाश ठाकुर, एक नए कमेंट्स आए हैं कि सर आपने पूरे हमारे 10 मिनट बर्बाद कर दिए। अब आकाश में यहां ट्राई करूंगा कि आपके 10 मिनट फिर से आबाद हो जाए। करेक्ट। अब आप इधर ध्यान दो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके जो 10 मिनट मेरी वजह से खा गया मैं उसको इतने पेस के साथ चलूंगा कि आपके वो भी फिर से यूज हो जाएंगे। डोंट वरी। ओके, चलो अब आ गया सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का मतलब होता सौर मंडल। सोलर सिस्टम का मतलब क्या होता? सौर मंडल, मतलब सूरज और उसकी फैमिली। जैसे दादाजी दादी और उनकी फैमिली होती है ना, जिसमें मम्मी पापा बच्चे बुआ सब होते हैं ना, वैसे सन और उसकी फैमिली, ये कहलाता है आपका सोलर सिस्टम। ये क्या कहलाता है? ये आपका सोलर सिस्टम कहलाता है। तो द सोलर सिस्टम इज इनॉर्मस विद द डायमीटर ऑफ एटलीस्ट 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब हमने क्या बोला था? अब हमने क्या बोला था कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 150 मिलियन। पढ़ा था हमने? हाँ सर पढ़ा तो था यार, ये खगोलीय इकाई आपने बताई थी। तो एक खगोलीय इकाई 150 मिलियन है। तो 100 खगोलीय इकाई से मिलकर के बना है हमारा ब्रह्मांड। इन 100 खगोलीय इकाई से मिलकर के हमारा ब्रह्मांड बना हुआ है। आर सोलर सिस्टम इज थॉट टू बी 4.6 बिलियन ईयर ओल्ड। मतलब भाई हमारी धरती, जो हमारा यूनिवर्स 13.7 बिलियन साल पहले बना, फिर घड़ी का कांटा आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, 5 बिलियन साल पहले सन बना, फिर कांटा आगे बढ़ा, 4.6 बिलियन साल बाद यूनिवर्स बन गया, ये सोलर सिस्टम बन गया। मतलब सन पहले आया, फिर उसने फैमिली बनाई, तो यहां पर सन आया, सन ने क्या किया? सन ने बना दिया 5 मिलियन साल पहले अपना एक सिस्टम, अपना घर बना लिया। और जब घर बनाया तो उसके बाद आगे उसके बच्चे आए। तो पहले हमारा सन का एज क्या है? 5 बिलियन ईयर, और 4.6 बिलियन ईयर किसकी है? हमारे सोलर सिस्टम की। 9 नॉन प्लैनेट एंड देयर मून्स, 9 ग्रह, 9 नॉन प्लैनेट एंड देयर मून्स, एज वेल एज स्मॉलर ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग द सन नोन एज कॉमेट्स। बालाजी है ना, एक मिनट रुको बेटा। हेलो सर, ये स्टूडेंट, आप चैट चैट ओपन है? हाँ, ये एक स्टूडेंट आपको दिख रहा हो, बालाजी बोर्ड के ऐसे कुछ नाम है। नहीं नहीं ब्लॉक नहीं सर, अगर सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाए तो प्लीज। हाँ, नहीं नहीं मैं बात करूंगा ना, पेरेंट्स के नंबर अगर मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले बस सब्सक्रिप्शन खत्म करना बैच का। ब्लॉक ब्लॉक मत करो सर, सब्सक्रिप्शन ही हटाना है। हाँ ओके ओके, थैंक यू सर। मतलब जो भी आपको रिलेवेंट लगे आप उनको हटा दीजिएगा, ठीक है? ओके। 9 नॉन प्लैनेट्स एंड देयर मून, जो 9 प्लैनेट है वो और उनके मून्स। अब जैसे धरती उसका मून चांद, मार्स उसका मून फोबोस एंड डिमोस, इस तरह के सारी की सारी, एज वेल एज स्मॉलर ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग द सन इज नोन एज कॉमेट्स, एस्टेरॉइड, मीटियोरॉइड, मेक्स आवर सोलर सिस्टम। इन सबसे मिल करके हमारा सोलर सिस्टम बना हुआ है, एंड इट इज लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट। इन सबसे मिल करके हमारा सोलर सिस्टम बना है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? 9 नॉन प्लैनेट एंड देयर मून्स। क्या हुआ? सन, उनके 9 ग्रह, जैसे धरती का ये मून है, वैसे मार्स का है फोबोस डिमोस, जुपिटर का है गैनीमेड, सैटर्न का है टाइटन। तो इस तरह के इनके सबके मून्स, ये सब मिलकर के हमारा यूनिवर्स बना है। इन सब से मिलकर के हमारा यूनिवर्स बना है। ओके, तो यूनिवर्स में देखो क्या होता है ना, अब जैसे बोलते हैं ना, फैमिली नाम से जानी जाती है, घर में दादाजी के नाम से, जिनके नाम से। अब उनके बाद क्या होता है? वो उनके बच्चे, बच्चे की वाइफ, उनके बेटे, उनकी बेटियां, फिर छोटे छोटे बच्चे, सब मिल करके ये हमारी एक फैमिली बनी है। ओके, हाँ देखो आप जो बोल रहे हैं ना, अभी प्लूटो काउंट कर रहे हैं हम, हटाएंगे उसको आगे चल के, रुको तो आगे बढ़ते हैं। अगला जाएगा ये सोलर सिस्टम, कुछ इस प्रकार से हमको दिखाई दे रहा। याद रखना, ये जो सन के सराउंडिंग में आपको जो पिंक कलर का वो दिखाई दे रहा, ये पिंक कलर का बेल्ट दिखाई दे रहा आपको सभी लोगों को, ध्यान से देखो। अरे यार भाई सुनो मेरी बात, कृष तिवारी सर कॉमेंट्स को रिपीट कर दो। 17वीं स्लाइड दिख रही है? उनचालीसवीं स्लाइड दिख रही?
ये क्या लिखा बेटा? एक समय आएगा, मैं आप लोगों को ही पढ़ाने के लिए आया हूं, और एक समय आएगा जब आपको ही पढ़ाऊंगा। तो कॉमेट क्या होता है, एस्टेरॉइड क्या होता है, जो ज्ञान का घोड़ा तिगड़िक 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 दौड़ रहा है ना, इसको थोड़ी लगाम दो, सही समय का इंतजार करो, है ना, संयम रखो, पेशेंस रखो, कंसिस्टेंसी रखो, आएगा आपका समय। करेक्ट। आपको ये बेल्ट दिखाई दे रहा, सन, सारे प्लैनेट, और सारे प्लैनेट के अंदर जो बेल्ट बना है, जिस वो एक ऐसा बेल्ट जिसने सबको अंदर रख रखा है, इस बेल्ट को हम बोलते हैं क्वीपर बेल्ट। इस बेल्ट को हम क्या बोलते हैं? क्वीपर बेल्ट। सन, सारे प्लैनेट्स और सारे प्लैनेट्स को जिसने सराउंड करके रखा है, उसे हम बोलते हैं क्वीपर बेल्ट। ओके, याद आ गया? तो क्वीपर बेल्ट के अंदर हम सब आते हैं। मतलब ऐसा समझ लो कि जैसे हमारे देश है, हमारा देश भारतवर्ष 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर के भूभाग में फैला हुआ है। तो जो बॉर्डर है, वो सरहद है, वो एक बेल्ट है, जिसके बेल्ट के अंदर हम आप और हम रहते हैं। उस बेल्ट के अंदर आप और हम रहते, वो सीन तो है, बट ऐसा कैसे हमारा क्वीपर बेल्ट है, इस क्वीपर बेल्ट के अंदर सारे प्लैनेट्स आते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते। अगला जाएगा सन। तो आर सोलर सिस्टम्स लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट इज सन। हमारे सोलर सिस्टम का जो लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या है? सन। याद रखिएगा, इट इज रफली 109 टाइम्स साइज ऑफ अर्थ। धरती की साइज के 109 गुना है। इट कंप्राइजेस 99.8% मास ऑफ आवर सोलर सिस्टम। पूरा फैक्चुअल डेटा पढ़ते चलो फटाफट, कोई कॉन्सेप्ट नहीं यहां पर। तो इट कंप्राइजेस 99.8% मास ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का इतना मास ये कवर करके रखता है। इट इज लार्जली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड माइनर अमाउंट ऑफ हीलियम गैस। अच्छा, ये इनसे क्यों बना है? ये इनसे क्यों बना है? अरे ये इनसे इसलिए बना है क्योंकि सन क्या है? स्टार किनसे मिलकर के बनता है? बस। तो इट इज लार्जली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड सम अमाउंट ऑफ हीलियम। ओके, इतना समझ में? इट रोटेट अराउंड गैलेक्सी। जैसे हम सूरज के अराउंड घूमते हैं ना, सूरज हमारी गैलेक्सी के अराउंड घूमता है, और उसे हम बोलते हैं गैलेक्टिक रिवॉल्यूशन। उसे क्या बोलते हैं हम? गैलेक्टिक रिवॉल्यूशन। और हमें यह भी पता करना है इसको कितना टाइम लगता है। गैलेक्टिक रिवॉल्यूशन अभी मत करना प्लीज, प्लीज अभी मत करना। अगर अभी आप अभी पता करके पता करना स्टार्ट करोगे ना कि गैलेक्टिक रिवॉल्यूशन मतलब हाइड्रोजन एंड हीलियम, है ना। गैलेक्टिक रिवॉल्यूशन मतलब कि सूरज उसके अराउंड जो घूमता है गैलेक्सी के अराउंड, कितना समय लेता है, जो करोड़ में साल है, वो आपको आप भी नहीं बताना है, कमेंट करके बताना, उसको सर्च करना, अपने नोट्स में डालना है। होमवर्क का मतलब होमवर्क होता है ना, उसको वैसे चलना है। फिर आगे, द अर्थ वुड बी डेड स्फीयर। द अर्थ वुड बी डेड स्फीयर ऑफ रॉक एंड आइस इफ देयर वुड बी नो सन। अगर सन नहीं होता तो अर्थ जो होता है वो डेड स्फीयर बन जाता। वो क्या बन जाता? वो खत्म हो जाता अगर अर्थ सन नहीं होता तो। द सन्स एनर्जी रीचेस द अर्थ एंड अदर प्लैनेट इन ऑल डायरेक्शन। सूरज की जो रोशनी है वो सूरज से और बाकी सारे प्लैनेट तक फैलती है। ये हुआ सन के बारे में। ओके, इतना समझ में आया सूरज के बारे में? आकिब अंसारी, शेफा शेख, जय, मोहित, आप सभी लोगों को एक बात बोल दे रहा हूं मैं, जो भी यहां कमेंट करके बता रहे ना कि 25 करोड़ साल लगते हैं, इतना जरा सा याद रखिएगा। हरिओम भाई, सभी को बोल देता हूं, आज्ञा को आज्ञा से ज्यादा मानना भी अनाज्ञा होती है। बाकी आप लोग समझदार हो। अगर आपके घुटनों में दर्द है ना, दिमाग खराब हो रहा है, तो आप इस तरह के कमेंट करोगे, अन्यथा आपको मैंने मना किया था कि ये नहीं करना है, आप तो कर दोगे। क्या हुआ उससे? आप किसका क्या गया? आपने कर दिया टिक के, हाँ सर ये लो हमने तो बता दिया, हम तो वो है। बट आप वो नहीं हो ना। आर्म्ड फोर्स को ऐसा पत्थर चाहिए ना, मुझे ऐसा पत्थर चाहिए। आर्म्ड फोर्स को भी आटा चाहिए और मुझे भी मिट्टी चाहिए, जिनको मिला करके बना है। अपने आप को ओवर स्मार्ट समझोगे ना, अपने आप को चांद समझोगे ना, तो चांद ढलता भी है, इतना भी याद रख लेना, समय आता उसका भी। कौन सा पॉइंट? साहिल, अपने मोबाइल की आवाज बढ़ा लो, यहां से फुल है बेटा।
रफली 109% साइज ऑफ अर्थ, इट कंप्राइजेस 99.8% मास ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का 99.8% भार वो कवर करके रखता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एनाटॉमी ऑफ सन, एनाटॉमी जो शब्द है ना, इसका मतलब होता है संरचना। हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए बता रहा हूं, संरचना, संरचना या फिर स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। वैसे स्ट्रक्चर में लिख सकता था, बट एक नया शब्द आपको सीखने को मिलेगा, एनाटॉमी लिखना। एनाटॉमी ऑफ सन मतलब स्ट्रक्चर ऑफ सन। तो इट इज सिचुएटेड इन सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में बना हुआ है सन। इट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, बिल्कुल सही। सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट टू द अर्थ, धरती के ऊपर हीट और लाइट का सोर्स यही है, सन। ओके, दूसरा, इट इज एज 5 बिलियन ईयर अप्रोक्सीमेटली। मैंने क्या बोला था, जो एज हमारे सोलर सिस्टम की कितनी थी 4.6, सन की एज उससे थोड़ी सी ज्यादा है, 5 बिलियन ईयर ओल्ड है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सन इज 100 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। मतलब ऐसा बताऊं आपको, एक जो क्यूब होता है ना, उस क्यूब को आप सूरज के ऊपर जाओ और सूरज के ऊपर जाकर के उस डाइस को आप फुल फिल करके, 1 सेंटीमीटर के डाइस को आप भर करके अगर उसको नापोगे ना, उसको भर करके आप नापोगे ना, तो आपको 100 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब उसका वजन मिलेगा, अगर आप उसको नापोगे तो। बट वही सेम क्यूब, इतना सा बड़ा क्यूब अगर आप धरती की रेत से भरोगे और उसको जब नापोगे ना, तो उसका वजन निकलेगा 5। इसको डेंसिटी बोलते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया, उसे डेंसिटी बोलते हैं। ओके, तो यहां पर डेंसिटी कितनी हुई 100 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, यहां डेंसिटी कितनी हुई 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। करेक्ट है, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ सन सेंटर इज 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। ये सूरज के केंद्र का तापमान है, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, इतना सूरज के सेंटर का तापमान है। अब यहां देखिएगा, सन का सेंटर कहलाता है कोर। ये संरचना इधर बता रहा हूं मैं, सन का सेंटर क्या कहलाता है, कोर। ठीक है, फिर इसके बाद आता रेडियो एक्टिव जोन। रेडियो एक्टिव जोन कौन सा जोन है, जहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलते हैं, हीलियम बनती है। जो तारों की परिभाषा होती है ना, हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम का बनना, वो यहां आते हैं, यहां पर रेडियो एक्टिव जोन के अंदर। फिर आता कन्वेक्शनल जोन, जहां से गर्मी ट्रांसफर होती है, जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बन करके जो हीलियम में कन्वर्ट होती है, और जो गर्मी निकलती है, वो गर्मी यहां से ट्रांसमिट होती है कहां पर, सब सरफेस पर। सब सरफेस मतलब जो पहली जिसके ऊपर हम चलते हैं ना, जो परत, वो सरफेस होती है, और उसके नीचे की उसे सब सरफेस बोलते हैं। तो ये जाती है सब सरफेस फ्लो पर। फिर इसके बाद आता फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर का मतलब होता है सरफेस ऑफ द सन। पूछा गया क्वेश्चन है एनडीए का। फोटोस्फीयर इज सरफेस ऑफ द सन। कहां पर पूछा गया, नेशनल डिफेंस एकेडमी। दूसरा, क्रोमोस्फीयर इज द एटमोस्फियर ऑफ सन। क्रोमोस्फियर इज द एटमोस्फियर ऑफ द सन। एंड कोरोना इज आउटर मोस्ट लिमिट ऑफ सन एटमोस्फियर। सूरज के एटमोस्फियर की सबसे बाहरी परत है ना, उसको कोरोना बोलते हैं। आराम से नोट करो, आराम से लिखा हूं मैं, आप आराम से नोट कर लो, या फिर मैं पहले नोट कर लो 2 मिनट के लिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। हाँ, ऐसा सन के अंदर होता ना बेटा। एस्टेरॉइड बेल्ट के बाहर सन की रोशनी जाती है। एस्टेरॉइड बेल्ट के बाहर जुपिटर आता है, सैटर्न आता है, यूरेनस आता है, नेपच्यून आता है, प्लूटो आता है। क्वीपर बेल्ट के बाहर नहीं जाती। पांचवा पॉइंट एक बार और बताना क्या बेटा, पांचवा पॉइंट जो है ना, उसका मतलब होता है डेंसिटी। पांचवें पॉइंट का मतलब क्या होता है, डेंसिटी। डेंसिटी मतलब घनत्व, कि एक यूनिट एरिया के अंदर कितने पार्टिकल्स आ जाए, उसे डेंसिटी बोलते हैं। एक यूनिट एरिया के अंदर कितने पार्टिकल्स आ जाए, उसे क्या बोलते हैं हम, डेंसिटी। हंड्रेड एयू समझ नहीं आया। 100 एयू का मतलब होता है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 150 मिलियन। तो हमारा सोलर सिस्टम जो है ना, वो 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से मिलकर के बना है। तो 100 इंटू 150 मिलियन कर लेना, इतना बड़ा है। मल्टीवर्स डोंट एग्जिस्ट, वेदांत ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करता।
कोरोना एक बार और बता रहा हूं, रुको तो बता रहा हूं बेटा, बता रहा हूं। देखो ऐसे तो हो गया काम। यह है सन। अब सन की जो सरफेस, उसका नाम है फोटोस्फियर। सन की जो सतह है, जो आपको पीले रंग से यहां दिखाई दे रही, इसको हम बोलते हैं फोटोस्फियर, जो सरफेस है सूरज की। करेक्ट। अब सरफेस के बाहर जो सूरज का हमें एटमॉस्फियर दिखाई दे रहा है, सन का जो बाहर की तरफ आपको ऑरेंज कलर से दिखाई दे रही, उसे हम बोलेंगे आपका एटमॉस्फियर ऑफ सन। ओके, जो आपको ऑरेंज कलर से दिखाई दे रही। और इसके बाद इस एटमॉस्फियर की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है ना, जो लाल रंग से, सबसे बाहरी परत, जैसे हमारी धरती का एटमॉस्फियर है, तो अर्थ का एटमॉस्फियर ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आइनोस्फियर, एक्सोस्फियर, थर्मोस्फियर, ऐसे स्फीयर्स बने। वैसे सन का जो आउटर मोस्ट एटमॉस्फियर है ना, उसको हम बोलते हैं कोरोना, जो सिर्फ और सिर्फ आपको सूर्य ग्रहण के टाइम पर दिखाई देता है, जो कि आपको सूर्य ग्रहण के टाइम पर दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण देखा सभी ने, उस सूर्य ग्रहण के टाइम पर जो दिखाई देता है उसे कोरोना बोलते हैं। अब ये बोल रहे हो सर कि सूर्य ग्रहण के टाइम पर सूर्य ग्रहण के टाइम पर हमको क्या दिखाई देता, मैं आपको एक बात बताता हूं कैसा ग्रहण जानते हो आप। ये इतना तो समझ में आ गया। अब तो देखो मैंने पूरा का पूरा एक अलग से बना दिया, अब तो क्लियर हो गया ना। हाँ बेटा सुमित, जो आप लोग बोल रहे हो ना कोरोना वायरस, उस वायरस को नाम सूरज के एटमॉस्फियर से ही दिया गया है। सूरज के आउटर एटमॉस्फियर को जब कोरोना टेलीस्कोप से देखा गया था, तो उस टेलीस्कोप से जो स्ट्रक्चर देखा गया था और कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर जो माइक्रोस्कोप से देखा गया था, वो दोनों एक जैसे थे, तो इसलिए उसको नाम कोरोना वायरस दिया गया था। वो आप सही जा रहे हो उसके पीछे, वो कहानी एकदम वैसी ही है। ओके, अब दूसरा पॉइंट समझना। अब मैं आप बिल्कुल क्लियर हो गया ये। अब थोड़ा सा मैं आपको इंग्लिश में सूर्य ग्रहण को बोलते सोलार एक्लिप्स बता देता हूं। चलो ग्रहण समझा देता हूं। देखो आपने जिंदगी भर सुना है ना ग्रहण, सभी ने, बहुत छोटी सी पिक्चर होती है ग्रहण की, बड़े प्यार से सुन लो, है ना, बहुत आराम से बता रहा हूं, बहुत आराम से समझ में जाएगा, 1 मिनट के अंदर इतनी बड़ी चीज क्लियर हो जाएगी, आपको अच्छा लगेगा, बस 2 मिनट के लिए सुन लो। देखो हिंदी में लर्न करोगे थोड़ा आसानी से लर्न होगा। जैसे कि सूर्य ग्रहण मतलब सोलार एक्लिप्स। अब इसका मतलब क्या है, सूरज को ग्रहण लग जाना। सूरज को ग्रहण लग जाना मतलब जब हम हैं, हम अगर सन को ना देख पाए, हम अगर सन को ना देख पाए तो सूरज को क्या लग गया, ग्रहण। हम अगर चांद को ना देख पाए, देखने वाले कौन है, धरती वाले, नाम देने वाले कौन है, सब धरती वाले, तो जब धरती वाले किसी को ना देख पाए तो बन जाएगा ग्रहण। वो क्या बन जाएगा, वो ग्रहण बन जाएगा। कैसे, कहानी ऐसा देख लो, यह है सन, बिल्कुल, बीच में आ गया मून और इधर आ गई धरती। ओके, तो जब हम यहां से यूं देखने गए और बीच में चांद आ गया तो सूरज को क्या लग गया, ग्रहण। सूरज को क्या लग गया, ग्रहण। सूर्य ग्रहण कहलाया। क्या कहलाया, सूर्य ग्रहण। दूसरी कहानी, सन, अर्थ और मून। अब इस कंडीशन में क्या होता है, सूरज की रोशनी चांद पर नहीं गिर पा रही क्योंकि धरती बीच में आ रही। सूरज की रोशनी चांद पर नहीं गिर पा रही क्योंकि धरती बीच में आ रही, तो क्या लग गया, चंद्रमा को ग्रहण। लूनार एक्लिप्स। ओके,
हाँ, जब कोई किसी के बीच में आ जाए, एक एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूं, नॉर्मल सा एग्जाम्पल जो पहले मैंने एक बार बताया था। सपोज करो आप कहीं घूमने गए हो, है ना, आप किसी की शादी में गए हो, शादी होती ना, शाम का टाइम होता, मैरिज गार्डन होता है, तो हम शादी में घूमने गए और वहां पर गाना बज रहा है बढ़िया ऑर्केस्ट्रा के ऊपर, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, ये डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए, गाना बज रहा वहां पर। अब एक तरफ तो बज रहा गाना, वहां पर सडनली इस गाने के साथ साथ आपके किसी के साथ नैनों का दीदार हो गया, किसी से नैन भिड़ गए। अब आप उनको देख रहे हो और वो भी ऐसे घूम फिर के आपको देख रही है, फिर थोड़ी बहुत दूर आप निकल जाते हो और वो आपको देख रही है, फिर ऐसे यूं कर करके बच्चों बच्चों के बहाने एकदम से यूं हटा के यूं उसको देख रहे हो, वो आपको देख रही है। मस्त मस्त शाम का माहौल है, आसमान में चांद है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पौधों के ऊपर जो पत्ते होते हैं ना उनके ऊपर सबनम यानी ओस की बूंदे फैली हुई है, इतना प्यारा माहौल है पूरा वहां पर, आप उनको देख रहे हो। अब वो कौन है? वो है आप, और वो कौन है? वो हूं मैं। तो आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, आंखों में बिल्कुल नमी है, शाम का मौसम है, खड़ 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 करके पत्तों की हवा, अच्छे से लोग घूम रहे। अब सडनली क्या हो जाते, बीच में आ जाते उसके पापा, बीच में क्या आ गए? उनके पापा। अब पापा आप और उनके बीच में आ गए, ये आ गए पापा। अब आप इधर से ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो, दिख जाए, वो उधर से ट्राई करने की कोशिश कर रही, दिख जाए, पापा बीच में आ गए, तो पापा ने लगा दिया ग्रहण। पापा क्या हो गए? ग्रहण। अब कुछ समय के बाद जब हटे बीच से, वहां से हटे, क्या हो गया? ग्रहण छट जाएगा। तो ग्रहण कैसे काम करता है? ग्रहण क्या, देखो हमने क्या देखा है, हम सब जानते हैं, चांद धरती का चक्कर लगाता है ना, तो इस चक्कर के दरमियान वो बीच में भी आएगा, पीछे भी जाएगा। तो जब बीच में आएगा तो आपको सूरज दिखाई नहीं देगा, तो सूर्य ग्रहण हो गया, और जब पीछे जाएगा तो आपको चांद दिखाई नहीं देगा, चंद्र ग्रहण हो गया। सॉर्टेड है ना? बस वो कौन सा है? वो पापा इक्लिप्स हो गया। ये चंद्र एक सूर्य ग्रहण हुआ, वो पापा एक्लिप्स हो गया, और क्या है ना, ग्रहण लग गया। बस ये ऐसी वो है। हाँ, अब ये पॉइंट आ गया, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा रितेश आपने कि सर चंद्रमा तो धरती का चक्कर लगा लेता 28 दिन में, तो फिर हर महीने चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होता? वेरी गुड क्वेश्चन। अब क्या होता बेटा, इनका जो एंगल है ना, वो एंगल ऐसा बना हुआ है, सन, अर्थ और मून, इन तीनों का एंगल ऐसा बना है कि ये हर महीने उस बराबर एंगल के साथ नहीं आते। जो टोटल एक्लिप्स बनता है ना, वो साल में एक दो बार ही बनता है, जब उस सटीक एंगल पर जाते हो। तो इनका जो रिवॉल्यूशन का वो है ना, रिवॉल्यूशन की एक्सिस, उसका इंक्लिनेशन ऊपर नीचे, इस वजह से हर मंथ नहीं आता। अब ये बोलते हैं ना कि जब वो होता है, ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण लगता है, तब आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए। बोलते हैं ना बच्चों को घर के अंदर रहो, पानी को ढक के रखो, वो सुना होगा सभी लोगों ने, पानी को ढककर रखो और उसके बाद बाहर नहीं जाना है, बच्चों को बाहर खेलने नहीं जाने देना उस दिन जब तक ग्रहण रहेगा। हमेशा से सभी लोग इस चीज को जानते हैं। अब ये हम बोल सकते हैं कि ये मिथ है, आप बोल दो इसको कि ये मिथ है, आप सब बोल सकते हो कि शास्त्रों में ये जो भाषा लिखी है ये सब गलत है, ये आप बोल सकते हो। बट मैं आपको इसकी एक स्टोरी बताता हूं, स्टोरी क्या, इसकी चीज बताता हूं कि चांद और सूरज क्या करता है, धरती के ऊपर बहुत तेज ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, और उस वजह से क्या होता है, धरती का पानी उठता है। देखो सॉलिड चीजें तो उठ नहीं सकती। आप लोगों ने टाइड्स सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो मैं टाइड्स आपको डिटेल्ड 3 लेक्चर में पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा, इतना बेहतरीन पढ़ाऊंगा जब टाइड्स हम पढ़ेंगे। हालांकि उसमें 40 लेक्चर बाद पढ़ना होगा, अभी तो बहुत समय है उसमें। बट टाइड्स में क्या होता है, धरती और सूरज, चांद और सूरज धरती के पानी को खींचते और पानी उड़ जाता है, पानी उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो लिक्विड रहता है, लिक्विड स्टेज में तो वो उठ जाता है, किसकी तरफ? चांद की तरफ और सूरज की तरफ। अब ग्रहण के टाइम पर आपको बाहर इसलिए नहीं भेजते क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर होता ब्लड, वो ब्लड होता फ्लूइड, बहुत ज्यादा फ्लूइड, और ये ऐसी कंडीशन होती कि ये एक एंगल पे होते सब, तो ये इतना तेज हमारे ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लगाते कि हमारे अंदर से बॉडी से वो फ्लूइड ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है, ऊपर की तरफ। अब इस वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी कुछ अलग प्रकार के मेटाबॉलिज्म शो करती है। कभी कभी किसी को चक्कर आ जाते हैं,
कभी कभी किसी की नाक से खून आ जाता है, होता है, नोज ब्लीडिंग हो जाती है, कोई वॉमिटिंग कर देता, क्यों? क्योंकि खून ऊपर चढ़ रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब एक ग्रहण का समय हो तो आप बाहर ना निकले, अपने आप को रोक के रखें। उसकी परछाई पड़ेगी, वो खींचेगा तो ऊपर उठेगी वो चीजें, है ना। तो इसलिए इस तरह की चीजें, कोई गलत नहीं है, ना आपका शास्त्र गलत है, ना वो जो चीजें लिखी गई, बस उनका तरीका कुछ और था। तरीका साइंटिफिक ये है, सही वो भी है ना, दोनों ही चीजें। चलो, तो ग्रहण आया समझ में सन का। अब यहां से स्टार्ट होते प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स में हमारे पास है टोटल जो प्लैनेट्स है वो है 8 प्लैनेट और एक ड्वार प्लैनेट है। टोटल हमारे पास 8 प्लैनेट है और एक है ड्वार प्लैनेट। तो 8 प्लैनेट कौन सा है? पहले मर्क्यूरी, वीनस, हाँ, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ये प्लैनेट वो है जो पास है, और जो बाहर जाते हैं। सर प्रेग्नेंट वीमेन का क्या मैटर होता है? अरे डॉक्टर थोड़ी हूं यार मैं। अब ऐसे ऐसे बोल रहे हो सर, ये क्या मैटर होता है, ये जरा बताना यार, 1 मिनट। वो उसमें बोलते हैं कि कुछ दिक्कत दिक्कत हो जाता है सुनने में आया। अरे भाई सुनो यार, अपन ना कोई, हाँ वो ठंड के टाइम पे आग जला के थोड़ी बैठे कि रात कट रही है, अलाव जल रहा है और जलते हुए बात कर रहे हैं एक दूसरे। ऐसा क्लास चल रही है मेरे भाई, ये मैटर क्या होता है? हम मस्ती थोड़ी कर रहे कि वो पत्ते खेल रहे, पत्ते खेलते खेलते बोल रहे जरा वो मैटर बताना यार क्या होता भाई। हद, मतलब खुदा का खौफ खाओ यार, मेरा नहीं तो किसी से तो डरो यार। हालांकि वो क्या मैटर होता है जरा बताइएगा। अरे भाई ये इधर देख, ये मैटर करा देंगे, यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो प्लैनेट हमारे यहां पर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स आर रॉकी प्लैनेट्स दैट आर लार्जली फॉर्म ऑफ सॉलिड मेटल। साथ ही साथ जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून आर गैसियस जाइंट, जो कि गैस से मिलकर के बने। किससे मिलकर के बने? गैस से मिलकर के बने। तो चलो समझना जरा, हमारे सोलर सिस्टम में 2 प्रकार के प्लैनेट होते हैं। एक प्लैनेट आपका आ जाएगा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, दूसरे आ जाएंगे जोवियन प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट आर स्मॉलर इन साइज, दूसरा ये लार्जर इन साइज। करेक्ट। दूसरा पॉइंट लिखो, मेड ऑफ रॉक्स एंड मेटल। मेड अप ऑफ गैस, ये गैस से मिलकर के बने, ये रॉक्स और मेटल से मिलकर के बने। तीसरा, हैव लेस नंबर ऑफ मून्स, है ना, इनके पास चांद के नंबर कम है, बहुत कम नंबर है इनके पास। एंड दीस हैव मोर नंबर ऑफ मून्स, इनके पास चांद के नंबर बहुत ज्यादा है। दीस हैव लेस नंबर ऑफ मून एंड दीस हैव मोर नंबर ऑफ मून। ठीक है, फिर क्या ये हो गया, वो तो बता दिया। मोर डेंस, ये जो प्लैनेट होते हैं ये डेंसर होते हैं। डेंसर मतलब कि ठोस चीजों से मिलकर के बने होते हैं। एंड दीस आर लेस डेंस, लेस डेंस होते हैं, ये उतनी चीजों से नहीं बनते, है ना, गैस से मिलकर, इनको गैसियस जाइंट बोलते हैं। ओके, समझ में आ गया? एस्ट्रॉइड बेल्ट बताऊंगा ना आपको, ये कर लो पहले, ये हो क्लियर तो बताना मुझे, फिर मैं बताऊंगा आपको। नहीं होता प्रियांशु कुछ भी, पैरेलल यूनिवर्स कुछ भी नहीं होता बेटा। सिर्फ हम है और हमारे अलावा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आप हो और आपका ये मस्तिष्क है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है बेटा। इनका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है क्योंकि बड़े होते हैं ना, इनका कम होता है क्योंकि छोटे होते हैं।
पता कैसे चला? गैस से, सैटेलाइट से, अलग अलग जो मिशन भेजते ना उनके थ्रू पता चला। करेक्ट। फटाफट मैं आगे बढ़ू, चलो। तो यहां पर लिखा हुआ है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर रॉकी प्लैनेट दैट आर लार्जली मेड अप ऑफ सॉलिड रॉक मेटल। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून आर गैसियस जाइंट दैट आर लार्जली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम एंड मीथेन। ये गैसेस से मिलकर के बने। करेक्ट। चल, दोनों का लिख दिया है ना। कुछ एक्सो प्लैनेट्स भी होते हैं हमारे जो अर्थ है, इसके पास कुछ एक्सो प्लैनेट भी होते हैं। एक्सो प्लैनेट्स क्या होते हैं? एक सर मल्टीवर्स होते हैं, मार्वल ने बताया। तो बेटा हमने उसका सब्सक्रिप्शन क्यों नहीं लिया? अगर मार्वल ने, डिज्नी ने आपको यह बताया कि मल्टीवर्स होते तो आप उसका सब्सक्रिप्शन ले लो ना, उससे भी एग्जाम निकल जाएगी। क्या होता है, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट की जगह सही होता है चीजें, बहुत सारी चीजें है ना। और रियलिटी अनटिल एंड अनलेस, जब तक प्रूवन ना हो, कुछ भी प्रूवन नहीं है, जब तक प्रूवन नहीं है तो सोचने से क्या ही मतलब। कुछ और भी लोग है, ये भी लोग है, कोई कोई यूज नहीं है, काई से भी कोई वो नहीं बेटा। जो है वो ये है ना। हमारी चीजें मतलब जो प्रूवन है उन्हीं को डिस्कस करेंगे ना यार, समझ में आया? चलो, तो एक्सो प्लैनेट क्या होते हैं? वो प्लैनेट जो कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर हो, जो कि क्वीपर बेल्ट के बाहर हो, वो एक्सो प्लैनेट हो जाएंगे, है ना। तो एन एक्सो प्लैनेट इज एनी प्लैनेट बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम। कितना प्यारा लिखा हुआ एक्सो प्लैनेट की परिभाषा। मोस्ट ऑफ देम आर ऑर्बिट अदर स्टार्स। दूसरे तार, जैसे हम सूरज के अराउंड घूमते, वो दूसरे तारों के अराउंड घूमते हैं। बट सम आर फ्री फ्लोटिंग एक्सो प्लैनेट। कुछ एक्सो प्लैनेट ऐसे होते आवारा खाना बदोश, कि वो किसी एक के नहीं होते, बस वो घूमते रहते, है ना। वो घूमते रहते हैं, और जब वो घूमते रहते हैं तो ऐसे प्लैनेट को हम बोलते हैं रोग प्लैनेट। इनको क्या बोलते हैं? रोग प्लैनेट। रोग प्लैनेट क्या होते हैं? जो घूमते रहते, है ना। एक्सो प्लैनेट नहीं होते, मतलब एक्सो प्लैनेट ही होते, बट किसी एक सन के साथ नहीं होते, ये घूमते रहते। ओके। फिर इसके बाद आ जाएगा अनटेथर्ड विद एनी स्टार। किसी भी स्टार सन से नहीं जुड़े होते, घूमते रहते। फिर आता वी हैव कंफर्म मोर देन 5600 एक्सोप्लैनेट। इतने सारे एक्सोप्लैनेट है, बिलियंस में है, बट हमने कंफर्म किया है 5600। सर लेकिन क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? देखो बेटा, कभी ना ऐसी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई बोले ना कि जहर खाने से लोग मर जाते हैं, तो ऐसा नहीं पूछना चाहिए क्यों मर जाते हैं। कोई गलती से ये ना बोल दे खा के देख लो, तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब जरा सा आइट साइड हो गया ना, खेल बिगड़ जाएगा। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, अगर जब तक चीजें प्रूवन नहीं है तो नहीं पता हमको कि कुछ है या नहीं है। अब क्यों नहीं है, या फिर क्यों जहर से मर जाते, और उसका चीजें क्या है। अब आप और हमारे अंदर इतने पैसे तो है नहीं कि कुछ ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना के हम खुद निकल जाए पता करने की, अब तो ढूंढ के रहूंगा। नहीं बेटा, जो चीजें बताई जाती है वही होती है। ओके। सन के बाद क्वीपर बेल्ट। सर व्हाट इज फोकल्ट एक्सपेरिमेंट? आई डोंट नो बेटा, क्या होता है ये फोकल्ट एक्सपेरिमेंट? रोग का मीनिंग तो हिंदी में मुझे भी नहीं आता। रोग का मीनिंग हिंदी में कुछ ऐसा समझ लो जो किधर भी घूम जाता है। सर आप स्पेस में गए हो? हाँ, परसों परसों गया था, परसों सुबह ही आया हूं। अभी क्लास खत्म करता हूं, थोड़ा सा घर पे काम है, आटा पिसा के लाना, गेहूं पिसा के लाना है, तो फिर उसके बाद कल शाम तक फिर निकल जाऊंगा। बकवास कर रहे हो यार। एक्सो प्लैनेट फिर से रिपीट करूं अतुल, एक्सो प्लैनेट का मतलब वो प्लैनेट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अतुल, तेजपाल, अभिनव, फिर से बता रहा हूं बेटा कि वो प्लैनेट जो कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर हो, उन्हें एक्सो प्लैनेट बोलते हैं। जो किसी और सन से जुड़े हो, किसी और स्टार से जुड़े हो, उन्हें एक्सो प्लैनेट्स बोलते हैं। ओके। हाँ, रोग मतलब आवारा। माइंड मैप दूंगा, दूंगा क्यों नहीं दूंगा? मैं दूंगा नहीं, यही बनवाऊंगा, कहीं नहीं नया लेकर के थोड़ी ना आऊंगा। माइंड मैप कौन लेकर के आता है यार पहले से? माइंड मैप तो यही बनाएंगे ना साथ में मिलके। माइंड मैप का मतलब क्या? उस टाइम इंस्टेंट दिमाग से निकली हुई चीजें, तो यही बनाएंगे ना उनको। डिफरेंस बिटवीन ड्वार्फ एंड रोग प्लैनेट। रोग प्लैनेट जुपिटर से भी बड़े हो सकते हैं, और ड्वार्फ प्लैनेट का मतलब ही होता बोना ग्रह, और जुपिटर
सबसे बड़ा प्लानेट है, उससे भी बड़े हो सकते हैं। बेटा धीरे धीरे सुनो मेरी बात, ऐसे ही हम पढ़ेंगे आराम से, चीजों को मस्त ऐसे एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे। आप लोग को मैं पूरा ट्राई करूंगा कि कभी भी क्लास बोरिंग ना लगने दूं। बस आप लोग इतना ट्राई कीजिएगा कि आप लोग आपस में मस्ती ना करें। अच्छे से हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एंटेस्टाइन ने कहा था, एंटेस्टाइन ने कहा था। यार एंटा एसिड खा लेते हैं। चलो तो यहां पर आज मैं एंड कर रहा हूं इस सेशन को। जो अगले हैं ये मर्क्यूरी वाले ग्रह, यहां से हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। 10 मिनट में इसको खत्म कर देंगे, बहुत ज्यादा लोड नहीं है, ओवर है ना। मैं आप लोग के सामने डाउट बॉक्स भी ओपन कर देता हूं और आप ही को दिखा देता हूं कि मैं क्यों ओपन नहीं करता हूं। सर ये रोग प्लानेट समझा दीजिए, अभी मैंने 3-4 बार समझा दिया है ना। दूसरा, सर जी ये इसका मतलब सभी स्टार एक बिन सन बन जाए, सभी स्टाई क बिन जब्बा अंडा मांग रहा है। नहीं नहीं, चिप्स मांग रहा है। नहीं यार, अंडा मांग रहा है। सभी एस टी आई क, अरे यार हिंदी में लिख दिया करो, एकदम प्रॉपर हिंदी में लिख दिया करो, मैं उसमें भी आपको कोशिश करूंगा। आज मस्ती करवाए गुरुजी तो पढ़ाई में बहुत मजा रोज ऐसे ही कीजिए। बिल्कुल। प्लूटो प्लानेट है क्या? प्लूटो द्वार प्लानेट है बेटा। प्लूटो जो है वो एक द्वार प्लानेट है। सर आप चेट ऑफ कर दो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बच्चों की क्यूरियोसिटी वाले डाउट तो आप बाद में भी देख लोगे, लेकिन क्लास में आपका मूड खराब हो जाता है हमारी वजह से, ऐसा बुरा लगता है सर, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, कुछ रिलेवेंट चीज़ों का जवाब भी देना पड़ता। क्यूरियोसिटी से दिक्कत नहीं है, बात क्यूरियोसिटी, बात यह है कि एक अप्रोच के साथ चलोगे तो सिलेक्शन होगा। मैं खुद आपको बियॉन्ड जाकर के बातें बताऊंगा। देखो मल्टीवर्स होता है, पैरेलल यूनिवर्स होता है, ये कोई काम की बात नहीं बेटा, ये सिर्फ हमारे भेजे में भर दिया गया है कि उधर से हथौड़ा लेके आएगा, ये तो ये नहीं है यार ये चीजें। एक्सो प्लानिट आर बेटर फॉर लिविंग। ये देखो देखो मतलब दे, बेटा बेटा हमारा धरती को गोल्डीलॉक्स जोन बोलते हैं। हमारे धरती के हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट है ना वो तक बेटर नहीं है भाई, एक्सो प्लैनेट की बात कर रहे हो आप ना। कोई बात नहीं, अगर दूसरी लैंग्वेज आप ना डाउट लिख दिया करो हिंदी में, बस अपने को समझ में आ जाने एटलीस्ट। यार देखो नहीं मुझे आती हिंदी, मुझे आती अंग्रेजी, अब दो भाषा में करते हैं ना यार बातचीत। कहाँ मतलब हमने बेच लॉन्च में भी वो दो ही बताई थी, अभी आप लोग थोड़ा पर्सनल ले रहे हो इसको, आप लोग ऐसे मत करो। अनटेथर्ड का मतलब होता है किसी एक के साथ जुड़े ना रहे, घूमते फिरे, उसे अनटेथर्ड बोलते। व्हाट इज आइंस्टीन रोशन वॉर्म होल? नहीं पता बेटा, दैट आई डोंट नो। अगर ये डाउट आपका वो देख लेंगे तो वो शायद आपको आंसर कर देंगे। फिर इसके बाद रोग का मतलब होता है जो भागता फिरे। हेलियोस्फीयर, जहां हेलियो वर्ड आ जाए ना उसका मतलब होता सूरज, और हेलियोस्फीयर मतलब सूरज के अराउंड का सर्कल, हेलियोस्फीयर का हेलियो है ना, याद रखना हमेशा वर्ड। फिर सर एज डिफरेंस प्लैनेट हैव देयर ओन मून, तो डू दे हैव देयर ओन सन? नहीं यार, मून बेटा बहुत छोटी चीज है, आप ऐसा समझ लो। मैं आपको ऐसा बता देता हूं कि अगर सूरज एक पहाड़ है, सूरज एक पहाड़ है तो धरती उस पहाड़ का एक पत्थर है, और उस पत्थर के अंदर जरा सी सुई जितना जो छेद है ना वो चांद है। तो चांद का, हर पत्थर के पास चांद होते हैं ऑलमोस्ट, बट हर पत्थर के पास अलग अलग पहाड़ नहीं होते। ठीक है। फिर सर एज डिफरेंस प्लैनेट है, ये तो बता दिया। सर क्या मून भी, सर क्या मून भी अनलिमिटेड होता है? प्लीज टेल मी। हर एक प्लैनेट के मून्स होते हैं, जैसे हमारा जो मून है उसका नाम है चंद्रमा। हर एक प्लैनेट के होते हैं, जैसे वीनस मर्क्यूरी, इन दोनों के मून नहीं है। बाकी के प्लैनेट, इवन ड्वार्फ प्लैनेट जो प्लूटो है ना उसके पास भी 5 मून है जो उसके अराउंड इर्द गिर्द घूमते हैं।
सर दूसरी गैलेक्सी में, या जैसा प्लूटो अपनी गैलेक्सी में है बेटा, अपने सोलर सिस्टम में है। अंजलि गोस्वामी, सर यू आर लाइक साउथ हीरो। बेटा मतलब मैं वो नहीं कर पाया, मैच नहीं, क्या बोल रहे हैं आप, मतलब कौन सा? गेस गैलेंट कितने प्लानेट है? गेस गैलेंट क्या होता है यार? ये कहां कहां, ये तो मैंने कुछ नहीं बताया ऐसा। अरे वीडियो कॉल लग गया। गैस गैलेंट या तो गैसियस पूछा होगा, तो गैसियस प्लानेट 4 और 4 जोवियन प्लानेट बेटा। बट ग्रेविटी रिक्वायर्ड है ना रोक प्लानेट को। रोक प्लानेट को अगर किसी की मिल जाती तो जुड़ जाते, फिर अगर वो अलग जा रहा है ये अलग जा रहा है फिर अलग अलग हो जाते, अंत थर्ड हो जाते, फिर दूसरे से जुड़ जाते, है ना। तो चलो, आपके जितने ले सकता था उतने डाउट भी ले लिए, मैंने आपको बता दिया। अब मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा बेटा, है ना। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बहुत बढ़िया तरीके से हंसते हंसते पढ़ेंगे, अच्छी से चीजें जानेंगे। ओके, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। जय हिंद एंड जय भारत।